मैं एक इकोनॉमिस्ट का जब इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि लाइफ में ऐसे किसी ट्रेडर को मैंने नहीं देखा है जो हमेशा प्रॉफिट में हो, आखिर में तो गंवाना ही है। आप मुझे बताइए कितना सही है। कोई भी प्रॉफिट में आ सकता है। प्रॉफिट में आना कुछ मतलब ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं। दिक्कत कहाँ पर आती है कि लोग बगैर सीखे इस ट्रेड में घुस जाते हैं। जो व्यक्ति इसको सीख के करेगा, समझ के करेगा, नॉलेज ले के करेगा, वो पैसा बना लेगा। आपने सबसे बड़ा लॉस कब दिया और कैसे दिया? ये जो YouTube वाले कोर्स हैं या फिर AI, ये करके मैं सीख सकती हूँ? जब आप YouTube से सीखते हो तो आपको नहीं पता कि जो सिखा रहा है वो कितना क्रेडेंशियल है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपनी कोई जीवन की प्रोफेशनल नॉलेज देगा जिससे कि आपके काम चलेगा, वो फ्री नहीं देने वाला। तो ये 93% लोगों का लॉस हो रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अज्ञानता। आप सीख के आइए। 100% मैं कह रहा हूँ मैडम, इस मार्केट में पैसा बन सकता है इफ यू हैव द नॉलेज। ऑप्शन बाइंग किसके लिए है, ऑप्शन सेलिंग किसके लिए है? ये रिटेलर्स के लिए है ही नहीं भाई। मार्केट आपने नहीं खोला, मार्केट तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने खोला। तो वो चाहते हैं कि आप मूर्खता करते आएं और वो लोग पैसा बनाएं, क्योंकि आपका लॉस उनका फायदा। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 25 लाख आपके पास होना चाहिए। यदि इससे कम है तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये मार्केट से आप नहीं कमा सकते। वो जो 25 लाख लेके वो मार्केट में घुसा है वो न चले जाएं, इसके लिए उसको कैसे रहना है? आपका अनुभव क्या कहता है? मार्केट मैनिपुलेट किया जाता है या होता है? मार्केट मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता है। आपने कभी ऐसे पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल लगाए थे जी। जब मैं बेवकूफ़ ट्रेडर था, जब से मैं स्मार्ट ट्रेडर बना हूं, मुझे लगता है पेनी स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या वाकई बिटकॉइन गोल्ड की तरह है? नथिंग कंपेयर्स लाइक गोल्ड। मतलब गोल्ड ऊपर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिटकॉइन को आप मानते क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एसेट? दोनों एक नए तरीके की चीज़ है और आगे चल के अरबों करोड़ों खरबों भी हो सकती है, लेकिन जीरो भी हो सकती है। मैं साथ में दोनों बात कहता हूँ। खुद बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, लोगों को कहता भी हूँ ट्रेड करो, लेकिन कितना, जितना कि मेरे लिए एक डिनर की कॉस्ट है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की है ट्रेडिंग की, ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की, इंट्राडे की। आपके लिए क्या बना है, आपके लिए क्या नहीं बना है, कैसे ट्रेडिंग करके आप फायदे में रह सकते हैं और कैसे अपने लॉस को कम कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हुई है। जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में हैं, पैसा बोलता है विद एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के व्यूवर्स तो उनको पहले से जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ दीपक वाधवा सर की। वो एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, सफल ट्रेडर हैं, अनुभवी ट्रेडर हैं और आज उनके इसी अनुभव का फ़ायदा हमने अपने पॉडकास्ट में उठाया है। चर्चा जब हुई हमारी तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरेट की उपाधि उनके पास है। तो आज से हमें कहना है कि हमारे साथ है डॉक्टर दीपक वाधवा। उनकी बहुत सारी लर्निंग्स जो हैं उसके बारे में पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है। ये पॉडकास्ट का फ़ायदा आप उठाएं, उसके पहले मेरे फ़ायदे का काम आप कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर व्यूवर हमारा पॉडकास्ट देख के सीख के तो जाते हैं, लेकिन बदले में हमें सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कीजिए। और चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। पॉडकास्ट में मेरे मेहमान आज है डॉक्टर दीपक वाधवा। सर, बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Shalini. Thanks a lot, and it's always a pleasure to come as a guest to your podcast. थैंक यू सो मच सर, आवर प्लेजर। शुरुआत में इसी बात से करने वाली हूँ कि मैं हमेशा मेरे व्यूवर्स को कहती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय आप तक मैं लेके आती हूँ हमेशा। अब आज क्योंकि न सिर्फ मैं एक ट्रेडर के साथ बैठी हूँ, सफल ट्रेडर के साथ बैठी हूँ, फुल टाइम ट्रेडर के साथ बैठी हूँ, अनुभवी ट्रेडर के साथ बैठी हूँ, तो मुझे लगता है हम अगर ट्रेडिंग पे बात करें और आप वो ज्ञान अगर व्यूवर्स को देना भी चाहें तो हम आगे इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। तो पहला सवाल जो मैं हमेशा जानना भी चाहती हूँ कि सेबी के आंकड़े भी ये कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में नुकसान में रहते हैं। और मैं एक इकोनॉमिस्ट का जब इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने मुझे ये बोला कि शालिनी, लाइफ में ऐसे किसी ट्रेडर को मैंने नहीं देखा है जो हमेशा प्रॉफिट में हो। उनका कहना है ट्रेडर आज कमा रहा है, 1 महीने तक कमाएगा, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, आखिर में तो गंवाना ही है। अब मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा मेरे संपर्क में ऐसा कोई नहीं है जो सफल ट्रेडर है, तो आप मुझे बताइए कितना सही है।
तो पहले तो मैं कहूँगा उन श्रीमान जी से मुझे मिलवाइए। देखिए, ये कभी नहीं होता कि आखिर में गंवाना है, ये तो एक गलत शब्दावली हो जाएगी और एक गलत मैसेज जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, तो मैं इस पे अपनी सहमति नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये कहूँगा 93% ट्रेडर्स लॉस में है एंड दिस गोज़ विदाउट सेइंग, ये बिल्कुल कन्फर्म आंकड़ा है। लेकिन शालिनी, इसमें आप एक चीज़ देखिए, 7% लोग प्रॉफिट में भी हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी प्रॉफिट में आ सकता है। प्रॉफिट में आना कुछ मतलब ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं। दिक्कत कहाँ पर आती है कि लोग बगैर सीखे इस ट्रेड में घुस जाते हैं। जो ये 93% लोग लॉस में है ना, सिर्फ उनसे ये पूछ लीजिए एक बार कि भाई तुमने क्या मेहनत करी इस काम को करने के लिए। अदर देन ओपनिंग ए अकाउंट, हैव यू रेड द चार्ट्स, हैव यू अंडरस्टूड द मार्केट? आप क्या कर रहे हो, क्या आपने इसकी पूरी इन डेप्थ स्टडी करी, या बस आपको लगता है कि 9:15 बजे मार्केट खुलता है, जो मन आया बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, बढ़ गया तो लक है, नहीं बढ़ा तो पैसा खो दिया। ये तरीका नहीं है। दिस इज अ कैलकुलेटेड बिजनेस। जो व्यक्ति इसको सीख के करेगा, समझ के करेगा, नॉलेज ले के करेगा, वो पैसा बना लेगा। और जो सिर्फ यहाँ पे टाइम पास के लिए आएगा या ये सोचने आएगा कि उसने कमा लिया था तो मैं भी कमा सकता हूँ, या उस दिन कमा लिया था तो आज भी कमा सकता हूँ, वो पैसा देने के लिए ही आता है, वो पैसा लेने नहीं आता। अब ये सीखने वाली बात जो आपने कही, मैं तो जब YouTube खोलती हूँ तो मुझे एक नहीं हज़ारों कोर्स दिखाई देते हैं। कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। तो क्या ये जो YouTube वाले कोर्स हैं, या फिर AI मॉडल बहुत चल गया है और स्पेशली ट्रेडिंग के लिए, मार्केट के लिए अलग से AI आ चुके हैं, तो क्या उनकी मदद लेना, AI की मदद और YouTube वाले कोर्स, ये करके मैं सीख सकती हूँ? शालिनी, मैं सिर्फ एक, जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं YouTube से सीख सकता हूँ या जो सीख रहे हैं, मैं उनसे सिंपल एक बात पूछता हूँ कि क्या आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा था या YouTube से पढ़ लिया था? आप नर्सरी का एक टॉडलर, जो कि नर्सरी से लेके 5वीं 6ठी तक कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली पढ़ाई नहीं है कि बच्चा जो है स्कूल जाके ही पढ़ेगा। ठीक बात है। जब था तो 4-4 5-5 साल जो टॉडलर्स थे, उनको माँओं ने YouTube पे पढ़ाया और वो भी आगे चल के स्कूल में अच्छा कर पा रहे हैं। तो फिर आप क्यों भेजते हैं स्कूल उन्हें? क्योंकि यू गेट अ ट्रस्ट वर्दी एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। यही तो रीज़न है स्कूल भेजने का। ठीक बात। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे स्कूल में मैडम पढ़ा सकती है और मेरे घर की महिला मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकती? किताब तो CBSE और NCERT ने लिख के दे दी है। मेरी वाइफ तो MBA है, तो क्या वो मेरे बच्चे को नर्सरी से लेके 12वीं तक घर पे नहीं पढ़ा सकती? हम क्यों बच्चे को स्कूल भेजते हैं? ठीक बात। क्योंकि इट गिव्स यू एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, इट गिव्स यू अ डिसिप्लिनरी एक्शन। आप मुझे एक बार बताओ, आप होमवर्क नहीं करके ले गए, टीचर ने आपको 2 डंडे मारे, उससे टीचर का क्या फ़ायदा हो रहा? अरे आप फेल हो जाओ, उसकी तो सैलरी पक्की है। ठीक बात। बट दिस इज़ द वे टू टीच डिसिप्लिन। ऐसे ही जब आप YouTube से सीखते हो तो आपको नहीं पता कि जो सिखा रहा है वो कितना क्रेडेंशियल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना डिसिप्लिन्ड है। फिर अभी आपने एक शब्द यूज़ किया, AI। अरे वो जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो उसका वास्तविक प्रॉफिट है या AI जनरेटेड प्रॉफिट है? हाउ डू यू नो दैट? वेरी ट्रू। जो आपको सिखा रहा है वो तो खुद अभी लड़प्पन की एज में 18-20 साल का लड़का है, और आप अपना लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ उसकी बात पे लगा रहे हैं क्योंकि वो आपको अपनी रॉयल्स रॉय और दुबई के घर और वो दिखा रहा है, जो कि बाद में पता लगता है कि सब किराए के थे। हाँ। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम यू whom यू आर लर्निंग। अब मुझे आप एक चीज़ आप बताइए, आप भी अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, आप भी एक माँ हैं, आप भी एक गृहिणी हैं, आपने भी बच्चे का एडमिशन कराते हुए सोचा होगा कि मैं स्कूल A में जाऊं, स्कूल B में जाऊं या स्कूल C में जाऊं। जबकि माय फ्रेंड, कोर्स तो सबका एक ही है, किताब तो सब जगह एक ही पढ़ाई जाएगी। फिर ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्यों? आप मुझे बताओ, स्कूल में
कोई ABC कोई स्कूल में ये तो है नहीं कि भैया हमने यहाँ की टीचर्स को ये दिया, सब टीचर्स का पे स्केल एक ही है तो सारे स्कूल एक ही पे कर रहे हैं टीचर्स को। मिनिमम क्राइटेरिया है कि टीचर B.Ed M.Ed होनी चाहिए, वो सब फॉलो कर रहे हैं। राइट। सो व्हाई यू वर चूजिंग? मेरे हिसाब से वहाँ की फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है। अरे वो ये आपको फ्रेंचाइजी कैसे वाला पता है? स्कूल नहीं ये है। आपको कैसे पता है? सर आप बिल्कुल ही पर्सनल आपने पूछा है तो मैं आपको जवाब दूं। मेरे बेटे का जो स्कूल है वो तकरीबन 150 साल पुराना है, तो और वो फ्रेंचाइजी वाला स्कूल नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर ऐसे बहुत से स्कूल दिल्ली नोएडा में रन हो रहे हैं जिनकी अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी खुली हुई है। बस हम उनका बस पुराना बस मेरा यहीं पे सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। आपने अपने बच्चे को नर्सरी प्रेप या फर्स्ट में डाला, आपने ये तक स्टडी कर ली कि 150 साल पुराना स्कूल है। तो ये जो लोग 93% लॉस हैं, इनमें किसने ने स्टडी करी कि जहाँ मैं पैसे लगाने वाला हूँ इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? मतलब आज़ादी के पहले का स्कूल है, सीधी सी। अरे इससे फर्क नहीं I पड़ता। got it, हाँ। मेरा जो सवाल है उसका जवाब आप ही ने दे दिया मैडम, कि आपने अपने बच्चे को करने से पहले आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया। यू डिड योर स्टडी के वेयर आई एम सेंडिंग माई चाइल्ड। आपका डिसीजन गलत भी हो जाता तो आपके बच्चे ने कोई जहाज नहीं उड़ा लेना था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नर्सरी में बच्चा अगर किसी गलत स्कूल में भी चला जाए तो यू हैव टाइम टू चेंज हिज क्लास। 5वीं 6ठी तक तो आपके पास खूब प्लेग्राउंड है ना, कि कहीं से निकालो कहीं डाल लो, क्योंकि बच्चा भी इतना, बच्चे का दिमाग भी इतना ग्रो नहीं करता, बच्चा इतना डेवलप भी नहीं होता, और ही इज़ वेरी अडेप्टेबल टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑल्सो। 12वीं या 11वीं के बच्चे को आप बोलो तो उसके साथ एक मेंटल स्ट्रेस जुड़ जाता है कि मेरे को टीचर कैसी होगी, मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे, मेरा एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो मेरे को कितनी दूर है, मेरा स्टडी टाइम क्या है, मेरा ट्रैवल टाइम क्या है। 5वीं 6ठी तक का बच्चा तो बहुत टेंडर होता है, यू कैन चेंज ईजीली। अब मैं उस पे आता हूँ बच्चे से साइकोलॉजी को छोड़ के ट्रेडिंग पर, कि ट्रेडिंग करते वक्त जो ये 93% लोगों का लॉस हो रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अज्ञानता। आप सीख के आइए, 100% मैं कह रहा हूँ मैडम, इस मार्केट में पैसा बन सकता है इफ़ यू हैव द नॉलेज। इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज, फिर आप दोष किसको दे रहे हैं? आप अपनी अज्ञानता का ये बोलने लगे जुआ सट्टा है, तो भाई ये तो तुम्हें पहले नहीं पता था जुआ सट्टा है। ठीक बात। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, हाँ। मुझे नहीं लगता है जुआ सट्टा है। और जो ये बात कहता है ना कि पैसे दे के जाते हैं, वो इसलिए दे के जाते हैं बिकॉज दे डू इट विदाउट लर्निंग। अब विदाउट लर्निंग तो आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, विदाउट लर्निंग आप स्विमिंग पूल में कूद जाओ, डूबना है ही है ना। तो आप जब कोई भी काम करते हैं, सीख के करते हैं, समझ के करते हैं, अंडर ट्रेनिंग करते हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्शन पे जाते हैं। आज क्यों आपका यूट्यूब अच्छा चलता है या क्यों उस पर लोग देखते हैं? क्योंकि यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ एफर्ट। आपने जो कैमरा मैन एम्प्लॉय किया, ये एक्सपीरियंस है, आपने कैमरा लिए, ये अच्छे लिए। अरे हम दोनों बात ही तो कर रहे हैं, मोबाइल से खींच के कर लो। वाई यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी? क्योंकि यू आर डूइंग योर लेवल ऑफ होमवर्क टू गिव समथिंग गुड टू योर व्यूअर्स। ये होमवर्क हो गया ना। तो लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे अपने खुद के लिए, आप तो दूसरों के लिए कर रहे हो, लोग अपने लिए नहीं कर रहे। दे आर लूजिंग मनी बिकॉज दे आर नॉट नोइंग व्हाट दे आर डूइंग। मुझे जो समझ आया आपकी बात से वो ये कि YouTube वाली जो ज्ञान है उसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, और जो बहुत अनुभवी हैं जिनसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वहाँ जाके सीख सकते हैं, उनसे आप सीखिए। अगर आपने कुछ और सर की बातों से समझा है तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। और अब ये दूसरी दोनों एक ही चीज़ मैं और बताता हूँ। हाँ। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग जो YouTube पे आ रहा है, कोई लाइव आ रहा है या कोई वो है, वो मुझे फ्री में बता दे। भाई कोई चीज़ फ्री नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है दुनिया में। सेकेंडली, अगर आप किसी से सीखने जाते हैं कोर्स में, आपके बहुत कड़वी बात कहने वाला हूँ, लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा। आज शालिनी, अगर मैं किसी चीज़ से पैसा कमा रहा हूँ, मैं औरों का नाम नहीं लेता, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ ताकि जो लोग गाली दें मुझे ही दे लें। कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपनी कोई जीवन की प्रोफेशनल नॉलेज देगा जिससे कि आपके काम चलेगा, वो फ्री नहीं देने वाला। लोगों को सुन के अच्छा लगता है, लगे लोगों को मुझे ट्रॉल करना है, गाली देनी है, खूब दें, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मैंने भी तो पैसे दे के 40 लाख रुपए दे के सीखा है, और कई जगह से सीखा है। तो लोग सोचते हैं कि कोई मुझे फ्री सिखा देगा। अरे कोई नहीं सिखाएगा फ्री में, और ये मिथ्या है। अगर आप सोचते हो कि कोई फ्री सिखा देगा, नहीं सिखाएगा भाई।
आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, फीस देते हो। आप अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करने भेजते हो, फीस देते हो। चाहे सरकारी में भेजो, वहाँ 200, 500, 1000 वहाँ भी लगते हैं। आप सोच के देखो, ये दिस इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन। जब सरकार आपकी फीस माफ कर रही है, कह रही है 200 रुपये दे दो, तो क्या सोच रहे हो वो कॉलेज 200 रुपये में चलेगा? सरकार आपसे इसलिए लेती है टू टेस्ट योर एक्चुअल सीरियसनेस। तो मेरा कहना यह है कि जब आप खाना लेने जाते हो फ्री नहीं मिलता, कुछ लेने जाते हो फ्री नहीं मिलता, तो आपको एक ऐसी प्रोफेशनल नॉलेज फ्री में क्यों चाहिए? लेकिन मैंने पहले आपको सुना है, आपने बताया जब आपको घाटा हुआ तो आपको कोई कहाँ जहाँ भी बता देता था। मेरे ही पॉडकास्ट में मैंने आपने बताया कम से कम 40 से 50 लोगों से सीखा है, और जिसने कहा 25,000 दूंगा, मैंने उसे 25,000 दिए। जिसने कहा 2.5 लाख दूंगा। मेरा सबसे एक्सपेंसिव कोर्स दैट आई हैव डन इज फॉर मोर देन 20 लाख रुपीज। तो ऐसा कुछ है, महंगे वाले ने ज्यादा सिखाया, सस्ते जी वाले ने नहीं, कम? कोई ये नहीं है। ए फॉर एप्पल, सब जगह ए फॉर एप्पल है। चाहे आप चुंगी के स्कूल में पढ़ लें, या आप पब्लिक में पढ़ लें, या आप बिल्कुल प्राइवेट में पढ़ लें, या कहीं आप अमेरिका जाकर पढ़ लें, ए फॉर एप्पल एप्पल ही रहता है। तो महंगा कोर्स करें या सस्ता, सवाल मेरा अभी भी वही है। सवाल वो है कि आप क्रेडिबल लोगों से जब करते हैं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं कि जो खुद क्रेडिबल है। आपने जो अब अपने बच्चे का स्कूल चुना, तो आपने कोर्स तो सब जगह एक ही है ना शालिनी? ठीक बात है। नाउ द थिंग इज के यू लुक्ड फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। पढ़ाई सब जगह एक है, डिग्री भी एक ही मिलेगी, डिग्री भी करीब करीब एक ही है। हाँ। लेकिन आप जब एक बेहतर जगह जाते हैं, तो आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस, एक बेहतर लर्निंग, एक बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर डिसिप्लिन, और कुछ बारीकियां ऐसी होती हैं जो वहाँ पे बताई जाती हैं, जो हर जगह नहीं बताई जा सकती। अब मैं इसका एक और एग्जांपल लूँगा। डोसा तो ये आपके नीचे सड़क पे भी मिल रहा है, 50 रुपये का दे रहा है। और डोसा आप एक बहुत 5 स्टार होटल में भी जाके खाती हैं, जहाँ 1500 रुपये देती हैं। डोसा तो डोसा ही है, पेट उतना ही भरना है। बट यू आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर दैट thing that has been served in your plate. It is an overall experience. तो यही फर्क है। तो अब आपको कहाँ से सीखना है, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा सर, कि क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ नहीं, तो जो हैं उनसे पूछ के मैं अपने व्यूवर तक बात पहुँचाती हूँ। एक मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा। प्लीज। बहुत सारे लोग आजकल क्रेजी हैं कि एल्गो लगा लो, एआई लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। कई रीलें भी आती हैं कि क्लॉड को इंटीग्रेट करो, देखो उसने मुझे कमा के दी। दुनिया में एक काम कोई नहीं आपको करके देगा, और वो है कमाई करना। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। जैसे स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, ऐसा पैसा कमाना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं इसका एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ शालिनी आपको। मेरी एक कुछ नेटवर्थ होगी, समझो 1, 2, 5, 10 करोड़ रुपए कुछ होगी, 20 मैं होगी। वैसे इससे ज्यादा मानती हूँ सर। चलो मैं 100 एग्जाम्पल दे करोड़ रहे हैं। मान लेता हूँ हाँ। जी। आपकी बात को मैं बड़ा कर देता हूँ, 100 करोड़ मान लो अपनी। हाँ। एक व्यक्ति जो ट्रेड कर रहा है, उसकी किसी की 1 करोड़ होगी, मेरी 5 करोड़ होगी, किसी की 10 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 100 भी होगी। हम ये मान लें। अंबानी जी का उदाहरण ले लेता हूँ मैं। अंबानी जी की नेटवर्थ 20 लाख करोड़ है। ये तो सब रोज छप रहा है, टीवी में आ रहा है। अगर कोई ऐसी मशीन हो जो पैसा कमा के दे दे, तो क्या उनके दिमाग में ऐसा कीड़ा लगता है किसी को कि वो फैक्ट्री चलाएंगे जहां पे वो 2 लाख 3 लाख लोगों को एम्प्लॉय करके तेल बना रहे हैं, वो एक 2-5 लाख का कंप्यूटर लगाए और एल्गो लगा और क्लॉड लगा और फलाना लगा और ढमकाना लगा और रात सुबह अपना पैसा डालें, शाम तक पैसा निकल जाए? तो वैसी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। वो क्यों फैक्ट्री चलाएंगे? सोचने की बात है ना, ये लोगों को समझना पड़ेगा। वाई मिस्टर अंबानी, वाई मिस्टर अडानी इज वर्किंग ऑन वेरी लो प्रॉफिटेबल मार्जिन एंड लो प्रॉफिट बिजनेस। उन्हें नहीं दिख रहा है लोग, या ये सारी समझदारी उन्हीं लोगों में जो 2-5-10 लाख रुपए लेके बैठे हैं, या 2-5-10 करोड़ बैठे हैं। जो आदमी 5 लाख करोड़ लेके बैठा, उसे नहीं दिख रहा है एल्गो और क्लॉड और एआई और ये और फलाना और ढीकड़ा। सिर्फ उस व्यक्ति को दिख रहा है जो 2-5 लाख लेके बैठा है। ये सोचने की बात है। इसी आज क्या होता है शालिनी, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग, आप कोई भी बिजनेस करना चलते हैं ना, सब आप ये सोचिए कि समाज में उसको लेके क्या धारणा है। अगर मेरे को इतना प्रॉफिट मिल रहा तो क्या किसी को नहीं दिख रहा? दूसरा क्यों नहीं कर रहा है ये काम? जिस दिन हम ये समझने लग जाएंगे ना, हम अपने विजन को ब्रॉड कर देंगे। हम अपनी वर्किंग को सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस में भी गिनने लगेंगे। उस दिन हम एक बहुत बेहतर ट्रेडर तो बनेंगे, इंसान और बेहतर बन जाएंगे।
आपने जितना घाटा दिया मार्केट में, उस घाटे ने आपको ज़्यादा सिखाया या आपने जितने कोर्सेज किए उसने ज़्यादा सिखाया? मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो थ्योरेटिकल आपने पढ़ा वो ज़्यादा आपको सिखा के गया, या मार्केट में घुस के जो गलतियाँ आपने की उसने सिखाया? मेरे को मेरे कोर्सेज ने सिखाया। देखिए, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। आज की तारीख में अगर आप मेरी एजुकेशन की बात करें, मैंने सबसे पहले 12th तो सभी करते हैं, मैंने भी करी। उसके बाद मैंने हाफ टाइम बीएससी करी, क्योंकि मुझे लगता था मैं साइंस में बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने फिर बीकॉम करी। फिर मैंने एमबीए फाइनेंस करा, फिर मैंने डॉक्टरेट फाइनेंस करा। सो आप क्या समझ रहे हो? अगर, और मैं तो चला तो फैक्ट्री रहा था, लाला की मेरी तो फैक्ट्री थी, पिताजी ने गद्दी छोड़ी, मैंने संभाल ली। तो मैं तो एक ऐसी फैमिली से आता हूं जो लाला की दुकान जिसे बोलते हैं। मुझे तो अगर मैं ग्रेजुएट नहीं भी होता, 12वीं नहीं भी पास करता, तो भी वहीं शादी होती, तो भी मैं वही लग्जरीज एम्प्लॉय। लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल समथिंग कि पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं होता। ये जो जेनजीज और यंग लोग सोच रहे हैं ना कि अरे ग्रेजुएशन हो गई इनफ है, 12th हो गई इनफ है, जो मैंने आजकल बहुत सारे लड़कों को देखा कि 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या ग्रेजुएशन के बाद। अरे ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है। आज इंजीनियर और एमबीए और अच्छे अच्छे कोर्स किए हुए लोगों को जॉब नहीं मिल रही। तो आप लोग जो ये सोच रहे हैं कि बगैर पढ़ाई करें हम कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, भाई नहीं करोगे, धक्के खाते रहोगे। वेरी ट्रू। मुझे लग रहा है हमें लाइफ के लेसन भी साथ के साथ मिलते चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ट्रेडिंग इज़ वेरी पैरेलल टू योर लाइफ। अगर आप लाइफ को ठीक से जीना शुरू कर दें ना, तो आप ट्रेडर बहुत अच्छे खुद ही बन जाएंगे। मुझे कोई कहानी बताइए ना, आपने सबसे बड़ा लॉस कब दिया और कैसे दिया? देखिए, लॉस जो मैंने दिया, मैं वो बोलता नहीं हूँ। सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं कि प्रॉफिट और लॉस और ये और वो, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही का ये इस पे स्ट्राइक आ जाए। हाँ। लेकिन वो कई लाखों में था, करोड़ों के नज़दीक था वो लॉस जो मैंने एक दिन में लिया है। ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैंने एक दिन में कितना कमाया, कितना दिया। सवाल ये है कि मैं होप में बैठा रहा कि मेरी पोजीशन अभी गिर रही है, तो ये यहाँ से ट्रेड पलटेगा। तो वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई लर्निंग नहीं। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, 100 रुपये से आपने ट्रेड लिया, 2 रुपये का नुकसान दिया, निकलना ही है। उसके बाद क्या है, उस ट्रेड की धारा में बैठ जाओ जिस तरफ वो जा रहा है। ट्रेडिंग में यू हैव द राइट के ऊपर जाता भी खरीद सकते हो, नीचे आता बेच भी सकते हो आप। हाँ। यानी कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये पे ली, तो अब वो 200 जाएगी तो मुझे मुनाफा होगा। अगर वो 100 वाली चीज़ 80 हो गई, 60 हो गई, तो मैं लॉस में बैठा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मैंने जैसे ही 100 रुपये पे कोई चीज़ ली और वो 95, 98 मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे वहाँ सौदा काट देना है। अब 97, 98, 95 पे मैं बेच के बैठ जाऊं और मैं अगर 60 रुपये पे उसे कवर करता हूं तो मेरे को 30 रुपये का मुनाफा है। यानी 100 से जो 130 पे मैं जाने वाला था वो मैं 90 से 60 पे कमा लूंगा। तो दिस शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन एंड नॉट सिटिंग इन होप इज द ओनली लेसन दैट आई वांट टू गिव टू पीपल, कि आप जल्दी जल्दी जब लॉस बुक करेंगे तो आप उस डायरेक्शन में ज़्यादा अच्छी तरह बैठ पाएंगे जो डायरेक्शन बाजार में चल रही है। एंड नेवर बी होपफुल। जो दिख रहा है वही सत्य है और वही कमा के देगा। जो लोग लॉस लेते हैं, शालिनी आप बताओ, लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने लॉस ले लिया, तो कोई ऐसा तो था नहीं कि यूं आंख खुली और लॉस हो गया। पहले 100 रुपए का लॉस होगा, फिर 200 होगा, फिर 500 होगा, फिर 5000 होगा, तभी तो वो लाख पहुंचा होगा। तो क्यों वेट करनी है, काट दो 2000 पे, दोबारा पोजीशन लो। हो सकता है ये जो लाख रुपए दे दिए, लाख रुपए की कमाई हो जाती। So you have to be very quick in taking the decision when it comes to stock market. इसमें एक दिक्कत मुझे लगता है लोगों को ये होती है कि 100 रुपये पे मैंने सौदा लिया, वो 98 हो गया, 95 हो गया, तो वहाँ पे उसको काट के और फिर अगर मैं मंदी की तरफ बैठूँ तो फिर वहीं से मार्केट ऊपर न जाने लगे। उनको लगता है मेरा ये वाला डिसीजन भी गलत गया, अब मैं, क्योंकि अभी तो मैं तेजी वाले में था, तो इसको काट के अब जब मैं मंदी में आऊँगा तो। हूँ, देखिए क्या होता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूँ। जब 100 रुपये की चीज़ होती है ना और 95 जाती है, ठीक है, और मैंने वहाँ पे शॉर्ट कर दी, हाँ, तो मैं वहाँ शॉर्ट नहीं करता। जो 95 पे शॉर्ट करता है वो प्रॉफिट में उठता है। शालिनी, लोग क्या करते हैं, वो 100 रुपये से जब 70 आ जाती है तब वो मूड बनाते हैं उसको शिफ्ट करने का। तब तक उसका नीचे की यात्रा पूरी हो चुकी है, वो ऊपर की यात्रा पे चल दिया है।
हाँ, ठीक है ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि या तो मैं बहुत क्विक लॉस ले लूं या 70 तक मैं बैठा हूं तो अब तो मेरा पैसा जीरो ही होना है। पहली तो आपका रूल अगर मान ले तो 70 तक आप रुके ही बैठे क्यों? ही क्यों हो। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो 95 पे घुसा और 100 पे घुसा और वो 98, 97, 96 तक अगर उसने पलट दिया तो वो कमा के उठेगा। यही तो हम 7% ट्रेडर्स का डिफरेंशिएशन है। क्विक डिसीजन। वेरी क्विक डिसीजन। हम लोग 25 दफ़ा स्टॉप लॉस देते हैं। 100 पे लिया, 98 पे निकल गए, 97 आया, शॉर्ट बैठ गए, वो 95 तक आया, फिर 100 आ गया, फिर से स्टॉप लॉस ले लिया, अब 100 में ऊपर बैठ गए। 25 दफ़ा ये हो सकता है, लेकिन एक बार जब वो अगली बार 100 से आता है तो वो 30 तक आता है। तो अगर मैंने 20 दफ़ा 2-2 रुपये दिए तो 40 रुपये दिए और एक बार में 70 खाए तो 30 रुपये। अब आप समझो कोई भी ट्रेडर 100% मुनाफे में नहीं हो सकता। लॉसेस मेरे भी आते हैं, सब अच्छे से अच्छे लोगों के भी आते हैं, FIIs के भी आते हैं, DIIs के भी आते हैं। कोई ब्रह्मा नहीं है यहाँ पे। नो वन इज गॉड हेयर। मेरे लिए हैरानी की बात है कि 25 टाइम्स अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा हम है तो 50 दफ़ा भी लॉस देते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि वी आर फॉलोइंग द डिसिप्लिन। गलती हम नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही FII DII भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो भी छोटा छोटा लॉस ले रहे हैं। वो होता क्या है, उन्होंने 20 दफ़ा लॉस दे दिया, सबका लॉस हो गया, लेकिन अब उन्हें पता है कि यहाँ से रिटेल निकल चुका है, अब वो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, पैसा बनेगा। तो ये जो 100 रुपए में मैं सौदे में घुसी और आपने कहा कि 98 या 95 आ जाए तो वहां पे उसको काट दो। स्टॉप लॉस क्या 2% पे लगाना है, क्या 5% अब पे ये लगाना है? डिपेंड करता है। कई दफ़ा हम लोग जो है स्टॉप लॉस खुद से डिसाइड नहीं करते, वो चार्ट हमें बताता है। सो वी सिंपली फॉलो द चार्ट। चार्ट कह रहा है निकल जाओ, हम निकल गए, फिर से वो घूम के ऊपर आ गया, हम दोबारा घुस गए, फिर उसने कहा निकल जाओ, हम फिर निकल गए। क्योंकि देखिए चार्ट ये तो है नहीं कि सारा टाइम देखिए इस एक रेंज में घूमता रहेगा और हमें 20 दफ़ा लॉस देगा, ऊपर या नीचे जाएगा। हम उस दिन की वेट करते रहते हैं। इस फेज़ को कहते हैं कंसोलिडेशन। इसमें आते ही आते हैं लॉसेज और हम भी देते हैं, और हम 1 मिनट भी अपने चेहरे पे ना या माथे पे लॉस के लिए देखिए, जब तक आप लॉस बहुत क्विक नहीं काट रहे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं माने जाते। सेकेंडली शालिनी, लोगों को क्या चाहिए कि 10-20 हज़ार रुपये लगाए और इससे 1 लाख कमाना है। हम ऐसा नहीं करते, हम तो 1 करोड़ लगा के 2 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी वी आर अर्निंग। 2%, 1.5% अगर हमें महीने में कमाई हो जाती है ना, तो समझो उस दिन तो उस महीने तो हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं उस पैसे को खर्च करने। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। आप सोच के देखिए, बैंक आपको कुल 5% देता है पूरा साल पैसा रखने के लिए, और आप और इन लोग जो लॉस में हैं इन्हें कमाना है 1 के 2, 2 के 4, 5 के 8, पॉसिबल ही नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं उदाहरण बहुत देता हूँ। हाँ, अंबानी, आप लोगों को क्या करना है कि व्हाट इज़ द अर्निंग ऑफ मिस्टर अंबानी इन परसेंटेज इन रिलायंस। ये तो गूगल बता देगा, नहीं तो चैट GPT आजकल सब बच्चे कर लेते हैं। करके देखिए। अंबानी जी को छोड़ देते हैं, चलो वो तो फैक्ट्री चला रहे हैं। वॉरेन बफेट तो नाम सबने सुना है, वो तो फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर ही है। आप गूगल कर लो ना, व्हाट इज़ दी CAGR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न ऑफ मिस्टर वॉरेन बफे फॉर लास्ट 15 ईयर्स। लोगों की आत्मा हिल जाएगी सुन के कि 15% साल का कुल कमाते हैं वो। और अब एक तीसरा उदाहरण देता हूँ। लोग होम लोन लेते हैं, जब होम लोन लेने जाते हैं तो किसी भी कंपनी से, आपने चाहे SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, LIC हो, किसी से भी लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, सर वहाँ पे 9 था, हमने 8 में ले लिया। यही कहते हैं, यही कहते हैं। अब उन्हीं समझदार लोगों से पूछो कि आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया, बैंक आपको 25 साल के लिए पैसा दे रहा है, बैंक तो 8% ले रहा है। बैंक को नहीं दिख रहा कि मैं पैसा स्टॉक मार्केट में लगाऊं और 50% कमा लूं या अपना हर साल पैसा डबल कर लूं। ये सिर्फ जब मार्केट में इन्वेस्ट करने आते तब सारी समझदारी आ जाती है कि मेरे को डबल ट्रिपल करना है। तो ये क्या बैंक को नहीं दिखता? दैट मीन्स 8%, 10%, 15% बहुत अच्छी रिटर्न है आपके पैसे पे। जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं ना, या सेक्टर नोएडा सेक्टर 18 में, आप उन लोगों से जाके एक बार पूछ के आइए,
वो आपको दुकानदार बताएगा कि आज जिस दुकान में बैठा हूँ उसकी कीमत 3 से 4 करोड़ है, जो मैंने माल भरा हुआ है दुकान में वो 1 करोड़ का है या 1.5 करोड़ का है। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी देता हूँ, उसके बाद जितना माल बिकता है ना 10% भी कमाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक बात है। तो क्या वही आदमी सबसे समझदार है जो 50,000 या 2 लाख लेके मार्केट में आया है? ये जो करोड़ों रुपए लगा के दुकानदार माल बेच रहे हैं ये समझदार नहीं है। तो ये आपको मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को अपनी समझ को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा कि भाई ये मार्केट है, ये कमाई का जरिया जरूर है, लॉटरी और सट्टा जुआ नहीं है कि आपने आज 10,000 डाले और 50,000 हो जाए। भाई एक आध बार तुक्का लग सकता है, बट दैट कैन नॉट बी अ रेगुलर वे ऑफ वर्किंग। शायद इसके पीछे क्या रीज़न वही है कि पिक्चर हमेशा से यही बताई गई है कि पैसा बड़ा कमाना है तो वो सट्टे में ही बन सकता है, इन्वेस्टमेंट तो बहुत स्लो एंड स्टेडी वाला भाई रास्ता साहब है। जो लोग ये सोचते हैं मैं उनको ये कहता हूं कि अगर यहाँ सट्टे में इतना पैसा बन सकता होता तो आज अंबानी जी अपनी फैक्ट्रियों को ताला लगाते, क्योंकि 20 लाख करोड़ में तो पूरी मार्केट को हिला सकते हैं। ठीक बात है। वो आते रोज सुबह बैठते और अपना बटन दबाते, शाम तक अपना डबल ट्रिपल करते और घर को जाते ना। वो क्यों फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्यों वो नए से नए बिजनेस कर रहे हैं, क्यों अभी अडानी जी का हमने सुना कि लखनऊ एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया है जिसमें उन्होंने 70,000 करोड़ रुपया लगाया है, 600 रुपये ही तो टॉल ले रहे हैं एक आदमी से। तो 600 करके कितने 40 साल में 25 साल में तो उनकी कॉस्ट रिकवर होगी। कब वो कमाएंगे, यानी कि उनकी अगली जनरेशन कमाएगी इससे। तो आप सोच के देखो ना, 70,000 करोड़ से तो वो कितनी ऑप्शन खरीद सकते थे, कितने फ्यूचर खरीद सकते थे। उन्हें नहीं दिखता स्टॉक मार्केट। मैं सिर्फ आप लोगों को बार बार जो ये कह रहा हूं ना, मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि जो चीज़ आपको दिखती है वो बड़े पूंजीपतियों को भी दिख सकती है। जो आप सोचते हो यदि वाकई में उतना पैसा होता वहाँ पे, तो आज ये सारे लोग पैसा मार्केट में लगा रहे होते, सड़कों में, एयरपोर्ट में, जंगल काटने में, गैस पाइपलाइन बिछाने में, रिफाइनरी चलाने में, तेल इंपोर्ट करने में। ये काम नहीं कर रहे होते। हमारा मकसद भी वही है सर, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है इंडिया में। तो मुझे तो लगता है मेरे किसी पॉडकास्ट के ज़रिए अगर 10 लोग भी समझ पा रहे हैं कि निवेश कैसे करना है, या आज के पॉडकास्ट के ज़रिए अगर वो ये समझ पा रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे करना है, तो मुझे लगता है हमारा काम हो गया। मुझे ये आप बताएं, एक मुझे लगता है कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि ऑप्शन बाइंग किसके लिए है, ऑप्शन सेलिंग किसके लिए है। मुझे लगता है जो छोटी पूंजी लेके आता है वो बाइंग की तरफ ज़्यादा जाता है। तो क्या इसका भी कोई थंब रूल है? बिल्कुल। कैसे? ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग ये रिटेलर्स के लिए है ही नहीं। दोनों ही चीज़ें। दोनों ही चीज़ें ये हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहले आप समझें कि है क्या। ये जो ऑप्शन का गेम है, आपने कोई पोजीशन बनाई, वो उसमें बड़ा लॉस ना हो जाए तो आप उसको हेज करने के लिए ऑप्शन को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन यहाँ लोगों को एक किक मिलने लगी, हाँ, कि भैया ये वाला निवेश वाला काम तो करो मत, ये ऑप्शन कर लो। लोग यहीं गलती कर रहे हैं। ये काम देखो शालिनी, हर काम का ना एक कैपिटल साइज होता है कि अगर आपको आज नोएडा सेक्टर 18 में दुकान खोलनी है तो 5-10 करोड़ होंगे तो ही खोल पाएंगे। अगर आपके पास 10 लाख हैं तो आपको एक स्ट्रीट का एक कार्ट भी नहीं मिलती आज की तारीख में। राइट। यानी कि जिसे खोका बोलते हैं सड़क पे लगाने वाला। 2-3 लाख रुपए में आप सड़क पे ठेला ही लगा सकते हो, आप 5 स्टार होटल नहीं खोल सकते। उतना खोलने के लिए कैपिटल साइज चाहिए। तो ऐसे ही मार्केट में जब आप इन ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो आपके पास एक मिनिमल कैपिटल होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही कूद जाते हैं तो मार्केट तो इतना बड़ा दानव है, वो तो लेने के लिए ही बैठा है ना। भाई मार्केट आपने नहीं खोला, मार्केट तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने खोला। तो वो चाहते हैं कि आप मूर्खता करते आएं और वो लोग पैसा बनाएं, क्योंकि आपका लॉस उनका फायदा। तो मेरा सबसे कहना ये है कि अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप इसको एक व्यवसाय की तरह लें, इसे एक इससे ज़रिए से पैसा कमाएं, तो कम से कम 20 से 25 लाख आपके पास होना चाहिए। यदि इससे कम है
तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये मार्केट से आप नहीं कमा सकते। यहाँ पे वो इकोनॉमिस्ट की बात सच होती है कि वो 1 बार कमा लेगा, 2 बार कमा लेगा, 5 बार कमा लेगा, अंततः वो पैसा दे के ही जाएगा। तो आज दोस्तों जो बात मैंने कही है, आप अपनी ज़िंदगी में खुद देख लीजिए क्या मेरी बातों में या शब्दों में कहीं गलती है। मुझे एक चीज बताइए, हमारी जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने 10 लाख रुपए कहा हाँ, था, जो अब बढ़ के 25 लाख हो गया है। तो 10-15 मैंने उस वक्त बोला था, क्योंकि उस वक्त निफ्टी थी 17-18 हज़ार। अब निफ्टी भी तो 30% बढ़ गई है। भाई आप एक चीज सोचिए, पहले मेरे पास 5 लाख रुपए होते थे तो मैं एक मान लीजिए कार एक्स खरीद लेता था। मैं नाम नहीं ले लेता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है। पहले मैं होंडा सिटी 5 लाख में ले लेता था, वही होंडा सिटी 12 लाख में लेता हूं। तो अब अगर समय के साथ उसका रेट बढ़ गया है तो क्या हम उसी चीज पे चिपके रहेंगे? नहीं चिपक सकते। ठीक बात। पहले नोएडा में अगर मुझे वो प्लॉट लेना होता था तो 40,000 रुपये गज में जगह मिलती थी, आज 3 लाख मिलती है। अगर आप कहो कि दीपक वाधवा ने अपने उस पॉडकास्ट में 40,000 कहा था, तो भाई उसकी डेट देख लो ना। डेट समय के साथ अगर महंगाई बढ़ गई तो चीज़ों के प्राइस चेंज हो गए, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हमारा तो 8-9 महीने पुराना ही पॉडकास्ट है। तो मैडम उस वक्त आप देखिए ना, 15 लाख बढ़ा दिया आपने। मैंने इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि मैं लोगों को चाहता हूं कि वो बच जाएं। मैं लोगों का नुकसान नहीं कराना चाहता। हाँ, अच्छा, ये बचने से अगर मैं अगला सवाल पूछूं, किसी के पास 25 लाख है और वो लेके मार्केट में जा रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा व्यूवर प्रॉफिट बनाए। इससे ज़्यादा मेरी कोशिश ये है कि उसका जो पूंजी लेके वो गया है वो ना गंवाए। मेरी पहली कोशिश ये है। तो वो जो 25 लाख लेके वो मार्केट में घुसा है वो ना चले जाएं, इसके लिए उसको कैसे रहना है, क्या करना है? शालिनी, मैं ना आपसे 2 चीज़ों का एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कुछ रिंग विंग पहनी हुई है। हाँ। इसकी एक कोई भी हम एक मूल्य ले लेते हैं, 25,000 मान लेते हैं। एक मैं हाँ, उदाहरण के लिए, मैं प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। और कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, मुझे चाहिए नहीं है। हाँ, आप पहने रहिए। हाँ। अभी ये आपके हाथ से यहाँ गिर जाए और आप घर जाएंगी, पता लगेगा, तो क्या आप ढूंढने वापस आएंगी? हाँ, बिल्कुल। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहीं गिरी है और मेरे पहुंचने के पहले कोई और ना उठा ले उसको, तो मैं फटाफट से आऊंगी देखने। और शायद मैं तो पूरे रास्ते पर भी ढूंढते आऊंगी, कहीं रास्ते में तो नहीं गिरी। इस 25,000 की आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू है? 25,000 की भी वैल्यू है और उस रिंग की भी वैल्यू है, दोनों। आप, मैं समझता हूँ संपन्न परिवार से आती हैं, 2-5-10 लाख कमा भी लेती होंगी। अगर 25,000 खो गई है तो आप ढूंढने आ रही हैं। अब मैं आपसे दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आज आपके बच्चे का बर्थडे है, आपने एक पार्टी करी और उसमें आपने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। कितनी बार आप सोचेंगे हाय 2.5 लाख खर्च हो गए, हाय 2.5 लाख खर्च हो गए? नहीं सोचेंगी ना। लेकिन ये रिंग के लिए आप घर से आएंगे और हो सकता है 5 दिन तक सोचती ना, यार पता नहीं कहाँ गिर गई या कहीं मैंने रख ना दी हो। क्यों? पैसे की वैल्यू तो वही है, 25,000 और 2.5 लाख। वो खर्च किए और ये गवा दिए। नहीं, मैं बताता हूँ क्या फर्क है। हाँ। Where you are willing to spend the money, you will never think again. But when you are losing money, you will lose your temperament. अब हम इसको शेयर मार्केट से वो करते हैं कोरिलेट, कि ये 25,000 के लिए दुख होएगा क्योंकि ये चीज खो गई है, लेकिन 2.5 लाख के लिए दुख नहीं होगा क्योंकि वहां मेरी विलिंगनेस थी। शेयर मार्केट में व्हेन यू कम विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड यू लूज दैट, यू लूज योर टेम्परामेंट। 25 लाख पे 2.5 लाख का अगर लॉस होता है तो मुझे लगेगा कि आई एम इन ए कूल स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि वहां मेरी विलिंगनेस है आगे काम करने के लिए। When you lose 100% of your capital, you lose your mind's appetite to accept the loss. क्योंकि यहाँ पैसे से इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट होता है। और जो ये बड़े लोग होते हैं ना, जो अभी आपने सवाल किया, अब मैं उस पे आता हूँ। 100 रुपये पे घुसे, 70 पे शॉर्ट बैठ गए, अब पता लगा मार्केट ऊपर हो गया। क्योंकि जो वो सामने आपके बैठा है ना, जो 5,000 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, 10,000 करोड़ से ट्रेड कर रहा है या 100 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, उसको पता है कि आप सब लोगों का माइंडसेट कहाँ कहाँ टूट रहा है। क्योंकि आप जो चीज़ खरीद रहे हो वही तो बेच रहा है आपको। भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने एक फ्यूचर खरीदा किसी भी स्टॉक का, निफ्टी का, इंडेक्स का, कुछ भी करा, तो आपने खरीदा तो किसी ने तो बेचा। ठीक बात। जब आपने लॉस बुक किया, आपने वापस बेचा तो उसने खरीद लिया आपसे। फिर
किसी और ने खरीदा, किसी और से खरीदा, किसी और से। अब उसे पता लग गया कि मैंने 25,000 लॉट बेचे थे, ये 25,000 इन रिटेलरों ने खरीदे, अब 700 रुपये, मतलब 100 वाली चीज़ 70 आ गई, इन सब ने मुझे 80% मेरा माल वापस कर दिया। अब उसने दोबारा बढ़ाना शुरू कर दिया, अब उसने आपका भी खरीदना शुरू कर दिया, तभी वो 70 से दोबारा 100 चली गई। अब आपको लगा फोमो में, कह रही है तो ऊपर चला गया, फिर से आप लोगों ने उससे खरीदना शुरू कर दिया। आप लोग एक चीज समझो कि 100% लोग 7% से ही तो खरीद बेच रहे हैं, तो ये 7% के पास तो पूरा डेटा है ही ना कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक बात। जिस दिन मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरे सामने ओपोनेंट कौन है, तो मैं उसके जैसे ही बिहेव करने लगूंगा। ट्रू। पिछले पॉडकास्ट के आपकी एक बात मुझे अचानक याद आ गई है, वो उदाहरण भी मैं व्यूवर्स को शेयर कर दूं। पिछले पॉडकास्ट में सर ने मुझे बताया था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, तो आप उस 1 लाख से ट्रेडिंग ना करें, अपनी बीवी को कहीं घुमाएं या उन पैसों का उसको कुछ जेवर खरीद के दे दें, कोई गिफ्ट खरीद के दे दें। आपका पैसा भी चला जाएगा और बीवी खुश भी हो जाएगी, क्योंकि वो 1 लाख लेके तुम मार्केट में आ ही रहे हो उस पैसे को गंवाने के लिए। तो ऐसे गंवाने से अच्छा है बीवी को खुश करो। मैं ये बात कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो व्यक्ति कम पैसे लेके आता है वो मार्केट को सिर्फ पैसा देने आता है। सूनर और लेटर ही विल गिव दैट मनी टू मार्केट। क्योंकि मेरे हिसाब से और आज के चलन के हिसाब से कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस करना चाहता है, 25-50 लाख से कम तो आज दुकान नहीं खुलती। तो आप कैसे सोचते हो कि मैं 2 लाख लेके आऊंगा और मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा ट्रेडिंग करके? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक बात। उससे अच्छा बीवी को गिफ्ट दिलाओ, वो भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहो। तिवारी जी कहाँ है भाई? तिवारी जी सुन ये मैसेज आप तिवारी जी को देना चाह रही है। मैं बाद में पॉडकास्ट दिखा दूंगी सर की, देखो सर बोल के इसकी रील कटवा देना। डन। अब क्योंकि आपने कहा कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो ये देख रहा है कि 100 रुपए से 70 रुपए तक तो तुमने मुझे सारा पैसा दे दिया, मतलब कोई ऊपर बैठा है जो देख रहा है। 7% लोग हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो जो 7% लोग हैं, हाँ, वो इतने संपन्न हैं कि वो आपकी पोजीशन को जज कर सकते हैं। इस पे मेरा सवाल है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मार्केट में जब कैश लागू हुआ तो पहले तो सेबी की तरफ से कहा गया कि हमें लग रहा है अगर कोई गड़बड़ी हम जांच करवा लेते हैं, मैनिपुलेट हो रहा है मार्केट या नहीं वो पता कर लेंगे। फिर तुरंत ही नेक्स्ट डे सेबी ने कह दिया हमने जांच कर ली है, मैनिपुलेशन नहीं है। मेरे मन में और मुझे लगता है ज़्यादातर व्यूवर्स के मन में जब ये नहीं भी लागू हुआ था उसके पहले से हम ये सोचते आ रहे हैं कि मार्केट मैनिपुलेट तो होता है। अब क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ में बैठी हूं, आपका अनुभव क्या कहता है? मार्केट मैनिपुलेट किया जाता है या होता है? मार्केट मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता है। एक लाइन का स्टेटमेंट ये आप लिख दीजिए और उसे अंडरलाइन भी कर दीजिए अपने पॉडकास्ट में। जो लोग ये समझते हैं कि ऑपरेटर आ गया, अरे हाँ, भाई ऑपरेटर कौन है? आप ऑपरेटर, मैं ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर है। जिसके पास पैसा है वो ऑपरेट कर सकता है मार्केट को। ये तो मार्केट का फंडामेंटल पॉलिसी है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। कोई स्टॉक 100 रुपए का है, आपने खरीदा, बिड लगा दी 100 रुपए की, वो 100 से 105 कब जाएगा? जब उसमें और बाइंग आएगी तभी तो जाएगा। प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बायर्स का इंटरेस्ट है और वो खरीद रहे हैं। अब मेरे पास 5,000 करोड़ है, मैं उस 100 रुपए वाली चीज़ को और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना चाहता हूं, तो मैंने कहा भैया 120 तक मैं जो देगा मैं ले लूंगा। अब अगर मेरे पास पैसा है और मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं ऑपरेटर हो गया। ये कौन सी बात हुई? जिसके पास पैसा है, जिसको बड़ी क्वांटिटी में काम करना है, वो अपनी बिड लगाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। दिस इज द कॉमन वे हाउ मार्केट वर्क्स। यही इनहेरिट क्वालिटी है मार्केट की, यही इनहेरिट कोर कंसेप्ट है मार्केट का। यही तो है खरीद, डिमांड, सप्लाई। डिमांड क्या है? जो चीज़ खरीदी जा रही है उसमें डिमांड है, या जो चीज़ बेची जा रही है उसमें सप्लाई है। तो ये तो कोर कंसेप्ट ही है मार्केट है। इसमें मैं कह दूं कि भैया तू ऑपरेटर है, ये कौन सी बात हुई? दिस इज इलॉजिकल, आई डोंट फेवर दिस। मेरे पास जब पैसा ज़्यादा है, अगर मान लो मैं आज बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ और मेरे पास 100 करोड़ रुपए और मैं बिड लगा दूँ तो रेट 100-200 रुपये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। इनकॉम्पिटेंट लोग दूसरे में खामियां ढूंढते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मैं कहता हूं कैश इज ए गुड सिस्टम। अगर आपको लॉस हो रहा है दैट मीन्स आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। सरकार ने कुछ चीज छुपाए बगैर तो नहीं करी। सरकार ने कहा भैया हम 9:15 बजे मार्केट खोलेंगे, 3:15 बजे मार्केट हॉल्ट हो जाएगी, आधा घंटा इस पे बायर और सेलर बिडिंग करेंगे, जो रेट निकल के आएगा वो रेट हम फाइनल क्लोजिंग मान लेंगे। यही तो सरकार ने कहा। राइट। तुम लगाओ बिडिंग, करो 1000 करोड़ की बिडिंग,
ले जाओ मार्केट को 200 रुपये ऊपर। ये तो सरकार कह ही रही है ना, छुपा के तो नहीं कर रही। तो रिटेलर का क्या धर्म बनता है, 3:15 बजे तक अपने ट्रेड क्लोज कर दे। जब आपको पता है कि आगे कुआं है, आगे खाई है, आगे बिडर कुछ भी कर सकता है, तो क्यों पंगा ले रहे हो। और ये तो पहले भी हो सकता था ना। पहले क्या होता था, 9 बजे से 9:15 बजे तक बिडिंग करते ही थे ना बड़े लोग। ट्रू। अब इन्होंने क्लोजिंग पे कर दी। तो कहने का मतलब ये है, जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, जिनको अपनी वो खामियों की सजा दूसरे को देनी होती है, वो यूं उंगली करके कह देते हैं इसकी गलती थी। वो ये नहीं देखते कि हमारी भी गलती शायद हो। ठीक है, पेनी स्टॉक्स के बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई या तो ढूंढ रहा है या कभी ना कभी लाइफ में ढूंढा है उसने। आपने कभी ऐसे पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए हैं? बिल्कुल लगाए थे जी, जब मैं बेवकूफ़ ट्रेडर था। जब से मैं स्मार्ट ट्रेडर बना हूं, मुझे लगता है पेनी स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पेनी स्टॉक क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं कि वाई इट इज़ अ पेनी स्टॉक। कोई स्टॉक 100 रुपये का था, वो अब 1, 1.5, 2 रुपये का आ गया, इसको ही तो पेनी स्टॉक बोलते हैं। और लोगों को दिखता है कि ये, अरे ये इतनी अच्छी कंपनी थी, 2 रुपये मिल रही है भाई, ये फिर ऊपर जाएगी। यही लोगों की मानसिकता होती है। पहले मेरी भी थी जब मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था। मुझे एक चीज़ बता दो शालिनी, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो 2 रुपये आई क्यों? हाँ, क्योंकि मार्केट कंपनी लॉस में रही होगी, फंडामेंटल नहीं, हम इसको और आसान शब्दों में कहते हैं, उसके फंडामेंटल्स पे बात नहीं करते कि इस पे बड़े लोगों ने अपना रुझान हटा दिया और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा भैया मैंने 100 रुपये का खरीदा था, 80 में बिकता है 80 में बेच दे, 60 में बिकता है 60 में बेच दे, 2 रुपये तक वो बेच के बाहर हो गए। दैट मीन्स कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम है, या तो लॉस में है, या उसके प्रमोटर ठीक नहीं है, या कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, या कंपनी ने कोई चोरी कर ली, या कंपनी के ऊपर कोई ऐसी सरकार की गाज गिर गई कि कंपनी बंद हो सकती है। तभी तो बड़े लोग निकल गए। तो जब बड़े लोग निकल गए तो मुझे क्यों वहां मसीहा बन के ऐसे कोई चीज ऊपर से कर रही है, मैं क्यों हाथ लगा के रोक रहा हूं, भाई रुक जा। तो मुझे भगवान नहीं बनना भाई किसी के लिए, मैं यहाँ कमाने आया हूं। तो मुझे पेनी स्टॉक में अगर मैं अपना फ्यूचर देखूंगा जिसमें से सारे बड़े लोग निकल रहे हैं, और मैं वहां अपना फ्यूचर देख रहा हूं कि 2 वाली 100 हो जाएगी, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मीन्स मार्केट हैज रिजेक्टेड इट, यू ऑल्सो रिजेक्ट इट। लॉस बुक करो, निकल जाओ। पेनी स्टॉक ढूंढना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। भाई जब अच्छी कंपनियां मेरे पास हैं तो मैं कचरे में क्यों अपने लिए वो ढूंढूं? कचरे में हीरा मिलने की उम्मीद है लोगों को। भाई देखो, मिलता होगा, मैं मना नहीं कर रहा। हमने ऐसा इतिहास में देखा है। सी, I am in a business where I have a lot of opportunities to earn. आज शालिनी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और फिर मैं उदाहरण बहुत देता हूं। अरे आई एम लविंग इट, आप बताइए। आपको गिवन ए चॉइस टू बी पार्टनर्स विद मिस्टर मुकेश अंबानी एंड बी पार्टनर विद द गार्ड हु इज सिटिंग नेक्स्ट डोर, तो आप किसके साथ पार्टनरशिप करेंगी? कोई भी मुकेश अंबानी के साथ ही जाएगा। तो फिर नॉट ओनली मी। हाँ, तो फिर व्हेन वी हैव क्वालिटी स्टॉक्स लाइक टॉप 50 कंपनीज ऑफ निफ्टी, जो कि देश का भविष्य डिसाइड कर सकती हैं, जो कि देश कहता है कि ये टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज है, टॉप 200 कंपनीज है, टॉप 500 कंपनीज हैं, तो मैं उनके साथ ना जाके ये बाकी के चीज़ों में क्यों जाऊं, जहाँ पे स्पेकुलेशन हो सकती है, जहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट किया जा सकता है बाय पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी। फिर ऑपरेटर नहीं कहूँगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हम क्यों ऐसी जगह पे जाएं जहां मुझे पता है कि मेरा हाथ जल सकता है? मैं ऐसी कंपनी में क्यों ना जाऊं जहां मुझे पता है कि ये बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, या देश की ग्रोथ में इसका हिस्सा है। तो पेनी स्टॉक नहीं खरीदना है, इतना सुन के भी ना समझ आए तो वो आपकी मर्जी। फिर देखो, किसी को मैं इसमें एक उदाहरण देता हूं कि किसी को अपना घर जला के दिवाली मनाने का शौक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मुझे जो समझ में आई कि क्या फिर ये सही तरीका है अगर मैं निफ्टी 50 वाले ही स्टॉक्स में सिर्फ इन्वेस्ट करूं? अब अगेन हम ट्रेडिंग से थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ आ गए हैं। वो जो आपने 50 स्टॉक, 100 स्टॉक और 500 की जो बात की, तो बाकी जगह दिमाग लगाने से बेहतर क्या इसमें ही पैसा लगाना है? हम एक उदाहरण से फिर समझते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है, लोगों को पढ़ाता भी हूं, तो मैं ना लोगों को लाइफ एग्जांपल देता हूं। निफ्टी का पीक क्या है? 26,000 कुछ। और अभी पिछले 1 साल में हमने देखा ट्रम्प साहब ने हमें वो लगा दिए हमारे ऊपर सैंक्शंस, या वो क्या कहते, टैरिफ। इस बीच में लड़ाई भी हो गई जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी इम्पैक्ट कर रही है, तेल के रेट बढ़ गए।
इन सब के बावजूद भी निफ्टी 10% मुश्किल से गिर रही है। 26,000 का 10% 2600 पॉइंट होता है। 24,000 के नीचे तो जा नहीं पा रही निफ्टी। मुझे तो नहीं दिखा एक भी दिन क्लोज हुआ हो। अगर हुआ भी तो तुरंत लपक के ऊपर आ जाती है। हाँ। और अगर 10% गिर भी जाए तो दैट इज ए हेल्दी करेक्शन। लेकिन किसी भी कंपनी पे गाज गिरती है वो तो 60% एक दिन में गिर जाती है। अभी हमने देखा कॉस्पी जैसा अच्छा इंडेक्स एक बार में ही सैमसंग जैसी कंपनी 40% गिर गई, जबकि उसके पहले रोज उसी की खबरें जबकि छप रही उसकी थी। खबर मिल रही थी। क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी उगता सूरज ढलता जरूर है, ये प्रकृति का नियम है। बहुत शानदार। हाँ। एआई 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 के नाम पे आपने बहुत कंसेप्ट बेच लिया, अब भाई निकलो। और दूसरा, लोग, मैं बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं। देखिए आप आज बैंक में पैसा रखते हैं, 5% की ग्रोथ मिलती है आपको। आप उसके बाद पीपीएफ वगैरह ये सब करते हैं तो 7 से 8% मिल जाता है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो 12 से 20-25% की रिटर्न मिलती है म्यूचुअल फंड में, डिपेंडिंग ऑन द फंड यू आर चूजिंग। इसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी की क्या है, अगर 10 साल का CAGR देखोगे तो 7 से 9%। इसके बाद आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड का 15% का CAGR है। तो मुझे ये समझ आ गया कि मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मेरी 20% के आसपास की आ जाती है और मिनिमल जो है 5% की। यही ग्रोथ का पैरामीटर है। राइट। इसके बाद मैंने गूगल कर लिया कि अंबानी जी की ग्रोथ कितनी है, अडानी जी की कितनी है, वॉरेन बफेट की कितनी है, और जितने नामी ग्रामी नाम हैं इनका 10 साल 20 साल का डेटा सब अवेलेबल है, क्योंकि सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। तो जब सब लोग ही 20 से 25% कमा पाते हैं और मैंने एक स्टॉक में पैसा लगाया, वो 50%, 60%, 100% बढ़ गया और मैं अभी भी नहीं निकाल रहा, तो दैट मीन्स मैं मूर्ख हूँ। कंपनी की गलती नहीं है कि अगर कोई स्टॉक 200 से बढ़ा, वो 800 आया और 800 से फिर वो 60 रुपये आ गया। भाई लोगों ने अपना सब्सटेंशियल कमा लिया, अब वो निकालेंगे, क्योंकि वो अगर बेचेंगे नहीं तो वो कोई आसमान फाड़ के थोड़ी ऊपर निकल जाएगा। तो ये लोगों को चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज द रियलिस्टिक वे ऑफ रिटर्न। अब आपने एक घर लिया, किसी ने, मैं कहता हूं 1 करोड़ का ले लिया, वो 6 महीने में 2 करोड़ का हो गया, तो क्या हर 6 महीने में वो 1-1 करोड़ बढ़ता रहेगा? ऐसे तो पता लगा मतलब व्हाइट हाउस वही बन गया। ठीक बात है एकदम। तो तरीका क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए घर लिया 1 करोड़ का और वो 6 महीने 8 महीने 2 साल 3 साल में अनरियलिस्टिक रिटर्न देते, तो भाई उसे बेच के फिर वहां ले लो जहां 1 करोड़ का मिल रहा है, क्योंकि ये पैसा इतनी मल्टीप्लाई यहां नहीं होने वाला दोबारा। जो हमने ये के बाद देखा कि नोएडा में 1 लाख रुपए के आसपास जमीन थी और अब 3 लाख रुपए पहुंच गई है 5 साल में, तो क्या अगले 5 साल में 6 लाख पहुंच जाएगी? ऐसा आपको लगता है या किसी को लगता है? तो मैं कह रहा हूं गलती में हो। इसी चलते मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया, अभी 1 साल में गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड है, वहां पे उसने 2 लाख रुपए में कोई प्लॉट ले लिया, 200 गज 300 गज। वो पता लगा 6 महीने में 2.25 लाख का बिक गया। उसने कहा भाई बड़ी कमाई है। फिर उसने कहीं 2.5 लाख का ले लिया, वो 3 का बिक गया। अब लास्ट वाली ना, उसके सारे प्लॉट उसके घर अटके पड़े हैं, क्योंकि 4 में बिक ही नहीं रहे। अब जो 3 का था, 3.25 का था, 4 का था, वो सारे जो हैं 2.5 के बिक रहे हैं, अब लॉस में बेच दे। यही एग्जाम्पल अब देखिए, हम लोग अभी अगस्त में बैठे हैं, दिवाली को गए हुए 8 महीने हो गए, पिछली दिवाली को। तो अक्टूबर में चांदी का रेट 1.5 लाख रुपए था, 1,53,000 था, क्योंकि मैं भी उस दिन वो चांदी का एक सिक्का लाया 10-20 ग्राम पूजा करने के लिए, तो 1,53,000 था, मुझे अच्छी तरह याद है, धनतेरस पे। उसके बाद वो 4-4.25 लाख तक चली गई। तो आप क्या सोच रहे थे 25 लाख चली जाएगी या 10 लाख चली जाएगी? अरे भाई 1.5 लाख वाली चीज ऑलरेडी 2.5 गुना बढ़ चुकी है। हाँ। भैया इन्वेस्टमेंट से निकलो, फिर वेट करो राइट अपॉर्चुनिटी की। यही फर्क होता है एक सीजन ट्रेडर में, एक अच्छे ट्रेडर में। हम तो वहां घुसे भाई 1.5 लाख पे हम थोड़ी लेके खड़े थे चांदी, लेकिन 1.5 लाख के बाद 1,75,000 पे हमारे चार्ट ने कह दिया कि सर अब गुड टाइम टू एंटर। जैसे हम घुसे हमारा चार्ट बोलता रहा बैठे रहो बैठे रहो। 4,10,000 से जैसे ही वो 3,80,000 आई, हमारे चार्ट ने बोला निकल जाओ। हम 380 पे निकले, आज देखिए 2.25 लाख रुपए आ गए।
और आई एम श्योर बहुत से लोग होंगे जिन्होंने फंसे पड़े 380 पे हैं, एंटर किया होगा। फंसे पड़े हैं। हाँ। क्योंकि चांदी ऊपर जा रही है तो वो 3.5 पे ही क्योंकि घुसे क्या होंगे, होता 4 है, पे। लोगों को एक यूफोरिया बन जाता है, अरे भैया ये तो 25 लाख जाएगी। और जिन लोगों की वो सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं? 2 लोग कलीग ऑफिस में काम करते हैं, एक ने 2.5 में ली, 3.5 हो गई, उसने कह दिया भाई देख चांदी बहुत ऊपर जा रही है, मैं तो 1 लाख कमा के बैठा हूं, लेकिन मेरे पास न्यूज़ है 5 लाख जाएगी। अरे किससे ने दी वो ऑथेंटिकेटिव न्यूज़? कहाँ से आई? आप बताओ ना मुझे, कहाँ से आई? राइट। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। लोग कहते हैं डिमांड सप्लाई जी, चांदी की बहुत सप्लाई बढ़ गई। भाई सब चीज़ों की सप्लाई बढ़ रही है। आज से मोदी जी का कोई भाषण सुन लेना 2014 में, वो कहते थे हम 125 करोड़ का देश है, आज वही कहते हैं 140 करोड़, यानी कि 15 करोड़ लोग बढ़ गए पिछले 15 साल में। 12 साल में 15 करोड़ बढ़ गए ना। तो 15 करोड़ लोगों का खाना भी बढ़ा, दूध भी बढ़ा, गोल्ड भी बढ़ा, सिल्वर भी बढ़ा, गाड़ियां भी बढ़ी, घर भी बढ़े, सबकी ज़रूरत तो है। राइट। तो इसका मतलब सब डिमांड तो बढ़ी रही है ना हर चीज़ की। अगर डिमांड ही प्राइस को एक केवल ओनली वन इंडिकेटर होती तो आज सब चीज़ आसमान भी फाड़ के ऊपर निकल जाती मैडम। आप सोच के देखो। राइट। ग्रोथ इज सिनोनिम टू डिमांड। मैं एक और उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए हम एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि आज से 12 साल पहले या 25 साल पहले एक कंपनी 100 करोड़ टूथपेस्ट बनाती थी। एक ही कंपनी है जो टूथपेस्ट बना रही है, पूरी इंडिया को दे रही है। ठीक है जी। टूथपेस्ट 100 रुपये का मिलता था तब, आज भी वो 110 115 का ही मिल रहा है। क्यों? डिमांड तो 100 करोड़ से 140 हो गई, तो 40% डिमांड बढ़ गई। और वो कहेगी मैं तो 100 ही बनाऊंगा, मैं नहीं बनाता ज़्यादा। तो आप लोग 100 क्या 200 में भी लोगे, 300 में भी लोगे, जिसे पेस्ट करनी है वो तो लेगा ही ना। ये होता है डिफरेंट सप्लाई और डिमांड का गैप। अब उस कंपनी ने कहा भैया मैं इसको 200 कर दूं, इससे बेटर है मैं 40% प्रोडक्शन बना लूं ताकि सबको मिलती रहे और मेरा भी काम चलता रहे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ आसमान फाड़ के नहीं निकलेगी। जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उधर से पीछे से सप्लाई भी बढ़ने लग जाती है। तभी तो ग्रोथ हो रही है चीज़ों की। अगर मैं कोई 100 प्रोडक्ट बनाता हूँ और मेरी डिमांड 110 की है तो उसका रेट बढ़ेगा थोड़े दिन, लेकिन कोई ना कोई उसका कंपटीटर आ जाएगा, वो देखेगा 10 का वैक्यूम है मार्केट में, वो घुस जाएगा। या मैं ही 110 बनाने लग जाऊंगा। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, अब लोगों को क्या है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल। लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। लोग तो सोचते हैं भैया 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, बस सुबह 9:15 बजे आ गए, पैसा डाला, 3 बजे तक तो प्रॉफिट आ जाना चाहिए। यही गलती है। मैंने आपसे शुरू में बैठते ही कहा था पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। ठीक बात। एजुकेशन हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन मैं आज मुझे लगता है वो पढ़ाई वाला ही काम कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है पुस्तकें ही हमेशा पढ़ी जाएं, कुछ अनुभवी लोगों को भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा तो सिंपल आप वन लाइनर है। हाँ। कि इस मार्केट में आप इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई अथाह नहीं है, लेकिन पढ़ के, सीख के, समझ के, अनरियलिस्टिक अप्रोच ना रख के कि मैं आज 25 लाया हूँ, ये 1 साल में 50 हो जाएंगे, फिर 50 के 1 हो जाएंगे, फिर 1 के 2 हो जाएंगे। ये नहीं होता। धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। मल्टीप्लायर आपका 1% होगा, आधा % होगा, 1.5% होगा। लेकिन जब आप कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ करेंगे ना, तो वो इतना भी नहीं होता। हमने जब पिछला पॉडकास्ट किया था, आपको याद नहीं होगा, मैंने उस पॉडकास्ट में आपको कहा था, क्योंकि बातों बातों में आपने क्रिप्टो का जिक्र कर दिया, और उस पॉडकास्ट में मैंने कहा कि जीवन में पहली बार मुझे कोई ऐसा एक्सपर्ट मिला है जो क्रिप्टो पर बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है या ट्रेडिंग की जा सकती है। ऑनेस्टली वो दिन है और आज का दिन है। मैं दोबारा से आपको बताऊं सर, वो दिन है और आज का दिन है। मुझे अभी तक कोई एक्सपर्ट नहीं मिला जिसने क्रिप्टो पे बात की हो, जिसने क्रिप्टो को सही ठहराया हो। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ। तो शालिनी, मैं आपसे कहूँगा कि अभी हम थोड़ा सा क्रिप्टो का जिक्र कर लेते हैं और आप एक दिन फिर से कभी टाइम निकालिएगा। हाँ। और एक पूरा पॉडकास्ट हम क्रिप्टो पे ही कर लेंगे। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। क्रिप्टो क्या है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा। क्योंकि क्रिप्टो में मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, क्रिप्टो इज़ ए वंडरफुल थिंग,
बट एट द सेम इट इज सो रिस्की, इट इज लाइक कि आप बिजली की तार को हाथ लगा रहे हो, ठीक है ना। तो आप सिर्फ उसमें, मैं सबसे एक बहुत शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि अपनी जितनी आपकी नेटवर्थ हो या जितनी कैपिटल हो या जितने की आप अपनी वक़्त समझते हो, सिर्फ उसका 1 से 5% ही पैसा उसमें डालें, और ये सोच के डालें कि अगर ये रिवॉर्ड बना, अगर ये रिवॉर्ड बना तो इट कैन क्रिएट मिरेकल्स, और अगर ये ज़ीरो हो गया तो मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं खुद उतना ही पैसा डालता हूँ, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाने में भी मुझे शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 रुपये वाला जो बिटकॉइन था वो 1.25 करोड़ तक चला गया। 100 रुपये की चीज़ 1.25 करोड़, तो मिरेकल ही है ये। और 1.25 करोड़ वाली चीज़ अब दोबारा 60 लाख पे आ गई है। तो ये 60 लाख वाली ज़ीरो हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो मैंने भी सिर्फ अपना जीवन में उतना पैसा डाला हुआ है जितना कि मैं सोचता हूँ कि आज मैंने डोसा खा लिया, आज मैंने चाउमीन खा लिया, आज मैंने खाना खा लिया, और कल मैंने ऐसे हाथ झाड़े और मेरे को इसका ध्यान भी नहीं है, बस मैं उतना ही पैसा डालता हूँ। ठीक है। तो यू जस्ट टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क, क्योंकि इट इज़ हाईली रिस्की, क्योंकि ना तो कोई इसके कंपनी, जैसे रिलायंस हमें दिख रही है कंपनी, उसके पीछे फैक्ट्री लगी हुई है ना। HDFC बैंक का हम शेयर लेते हैं तो दिख रही है, निफ्टी का मतलब ये 50 कंपनी है तो पीछे कुछ दिख रहा है। क्रिप्टो में पीछे कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली द हाइप। बिटकॉइन वाले ये कहते हैं कि बिटकॉइन और गोल्ड दोनों एक है, क्योंकि दोनों की माइनिंग ही हो रही है। हाँ, बिटकॉइन वाले ये कहते हैं कि जैसे गोल्ड लिमिटेड है, वो तो आप और तो बना नहीं सकते हैं, और उसकी भी जितनी माइनिंग होती है उतनी वो आती है। तो बिटकॉइन वाले कहते हैं कि ये तो सोने की ही तरह है। तो क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या वाकई बिटकॉइन गोल्ड की तरह है। देखिए, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। एक कहावत है अंग्रेजों की, नथिंग ग्लिटर्स लाइक गोल्ड। हमने ये तो नहीं सुना नथिंग ग्लिटर्स लाइक बिटकॉइन। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना है? मैंने भी नहीं सुना। तो कहने का मतलब है कि गोल्ड का कोई कंपैरिजन नहीं है। और दूसरी चीज़, जब हम किसी चीज़ को एक और प्रिंसिपल चीज़ से कंपेयर कर लेते हैं तो हमने तो ये मान ही लिया ना कि ये बड़ी है। ठीक बात। आज बहुत सारे नवयुवक क्या करते हैं, वो एप्पल की कॉपी घड़ी लेके आते हैं और फिर कहते हैं अरे बिल्कुल सर एप्पल जैसी चलती है। जब मैंने जैसी के साथ किसी चीज़, व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग विद समथिंग, तो जो पहली समथिंग जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैंने उसको वैसे ही मापदंड में उच्चता दे दी है। तो ऐसे ही नथिंग कंपेयर्स लाइक गोल्ड, मतलब गोल्ड ऊपर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि एक धातु की चीज़ मुझे दिख रही है, बिटकॉइन मुझे दिख नहीं रहा है। कल को ये सारी मशीनें बंद हो जाएं, मतलब जिस कंप्यूटर में वो माइन हो रहा है, जिस कंप्यूटर में वो बन रहा है, जिस वॉलेट में वो रखा हुआ है, ये सारे कंप्यूटर बंद हो जाएं, तो मेरे हाथ में एक झुंझुना रह जाएगा, एक कागज़ का टुकड़ा, कि मेरे पास 1 बिटकॉइन है या 50 बिटकॉइन है या 500 बिटकॉइन है। बिक खरीद कहाँ रहा है? सोना तो ये है कि शालिनी जी आज आपकी तिजोरी में रखा है, अलमारी में रखा है, कल आपको आड़े वक्त ज़रूरत आए, आप सुनार के पास गई, उसने कहा जी मैडम 1.5 लाख रुपए तोला है, लेकिन मैं आपको 1.40 दूंगा, आप कहेंगी ला दे। ठीक बात। और इंडिया में ही क्या, बाहर भी बेच सकते हैं। बाहर भी बेच सकते हैं। दूसरी चीज़, भगवान ना करे किसी को आड़े वक्त में ज़रूरत पड़े, आप बैंक के पास गई, आपने कहा जी मेरे पास ये 1 किलो सोना है, वो कहेगा लाओ लाओ शालिनी जी तुरंत लाओ, 1.5 लाख रुपए रेट है, 1 करोड़ 20 लाख तो आप हमसे लोन ले लो गोल्ड के अगेंस्ट में। बिटकॉइन का तो मैंने नहीं सुना, अगर इतनी वैल्यूएबल चीज़ है तो क्यों नहीं है उसके अगेंस्ट में लोन। शानदार। आज आप ये स्टूडियो खरीद के बैठी हैं, इसकी वैल्यू 1, 2, 5 करोड़, कुछ भी, एक मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपनी उस पर मत लीजिएगा कि मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया आपको। नहीं। आपको आज पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप इसके कागज़ लेके किसी भी बैंक के पास जाएं, वो कहेगा ठीक है वी विल डू अ लीगल एंड टेक्निकल, अगर ये आपकी वैल्यू वाकई 5 करोड़ है तो 3 करोड़ ले लो लोन। हाँ। अब मेरा बिटकॉइन कहने को तो 1.25 करोड़ का है, लेकिन झुंझुना है वो मैडम उसके अगेंस्ट में, अगर कोई उसकी वैल्यू नहीं कर रहा तो। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, लोगों को कहता भी हूँ ट्रेड करो, लेकिन कितना, जितना कि मेरे लिए एक डिनर की कॉस्ट है। गॉट इट। अगर मेरी अपनी नेटवर्थ में 1 करोड़ समझता हूँ तो मैंने 2 लाख ही लगा रखे हैं। अब सब लोग अपनी यथा अनुसार कम से कम पैसा लगा, लेकिन लगाए ज़रूर, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि 100 रुपये वाली चीज़ अगर 1.25 करोड़ हो सकती है, तो ये 1.25 करोड़ वाली चीज़ 100 करोड़ भी हो सकती है।
वो शख्स जो पेनी स्टॉक ढूंढने के लिए मना कर रहा है, वो क्यों शून्य वाले बिटकॉइन को कह रहा है कि ये अगर 1.25 करोड़ हो गया, पेनी स्टॉक के जो अगेंस्ट है वो बिटकॉइन के फेवर में कैसे समझाएं? मैं बताता हूँ। पेनी स्टॉक इज अ पेनी स्टॉक बिकॉज ऑफ ए रीजन। दैट मीन्स कि वहाँ अंडर परफॉर्मेंस देखी गई है। लेकिन बिटकॉइन में हमने आज तक पिछले 15 साल से अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखी है। 60 लाख पे आ गया 1.25 करोड़ वाला। कोई बात नहीं। ये किसने कहा कि वो 1 करोड़ वाला 3 ही करोड़ जाएगा? ये तो भाई कैसी बात कर रहे हो शालिनी आप? जो भी चीज़ मार्केट में है उसका तो काम ही फ्लक्चुएट करना है ना। अगर 100 रुपए वाला स्टॉक 2 रुपए होके पेनी बन गया, तो 1.25 करोड़ वाला बिटकॉइन जब अगर 60 लाख हुआ तो वो पेनी नहीं बना। वो पेनी नहीं बना। वो पेनी कब बनेगा? जब वो $10 का आ जाएगा, जब वो $100 का आ जाएगा, जब वो $5,000 का आ जाएगा, तो मैं कहूँगा कि 1.25 लाख वाली चीज़। देखिए, पेनी बनने के लिए अ थिंग हैज़ टू लूज 90% ऑफ इट्स वैल्यू, 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अभी वो हमने नहीं देखा है टाइम। हाँ, हम ऊपर से आधा या कह सकते हैं। और सेकेंडली अगर आप चार्ट देखेंगे तो अभी तो वो सेल सिग्नल में है ना। मैं अगर खरीदूंगा तो मैं कब खरीदूंगा? जब वो 60 से 65 या 70 आ जाएगा। वो एक बार चार्ट में तो ऊपर दिखाई देगा। अगर वो है ही डाउन ट्रेंड में तो थोड़ी मैं इन्वेस्ट करूंगा। सेकेंडली, बिटकॉइन में भी सिप होती है, आप शायद लोगों को नहीं पता है। तो बिटकॉइन में सिप करो ना, हर महीने 2-3 हज़ार 5,000 डालो, 10,000 रुपये डालो। अभी मेरी एक लेटेस्ट वीडियो शायद आ गई है या आप लोग देखेंगे, दीपक वाधवान, तो मैंने लोगों को बताया कि भैया बिटकॉइन में कैसे सिप करते हैं। मैं तो करके दिखाई, और मैं खुद सिप कर रहा हूँ जो पिछले 1.5 साल से मैंने वो भी दिखाया उसमें। मैं भी कुल 10,000 रुपये से ही सिप कर रहा हूँ, जबकि मेरी शायद म्यूचुअल फंड सिप शायद 70-80 हज़ार की होगी, लेकिन म्यूचुअल फंड में, इसमें बिटकॉइन में मैं खुद कुल 10,000 की कर रहा हूँ। तो मैंने सर को बाय द वे सब्सक्राइब किया हुआ है, और आपने जब बिटकॉइन के बारे में लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, आपने बहुत डिटेल में हमें बताया था कि कैसे आपको लॉस हुआ बिटकॉइन में, आपका पैसा लेके कोई भाग गया, क्योंकि तब इंडिया में ऐसे ऐप्स थे नहीं जिसमें आप इन्वेस्ट कर पाते। तो वो डिटेल में आपने बताया था। उसके बाद ही मैंने देखा कि आप इनफैक्ट। और मैं शालिनी एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, मैं ना एक मॉडल पोर्टफोलियो बताता हूँ लोगों को क्या होना चाहिए। हम इस पे बात नहीं करते कि वो 20 लाख रुपए लगाएगा, हम इस पे नहीं करते वो 5 लाख लगाएगा, हम इस पे भी बात नहीं करते वो 10,000 लगाएगा। देखिए, हर किसी का सेविंग का क्राइटेरिया उसका बहुत पर्सनल होता है। मेरे पास कई दफ़ा पॉडकास्ट में लोग पूछते हैं, और मैं इसको कहता हूँ कि ये बहुत गलत सवाल है। 2 व्यक्ति हैं, वो 1-1 लाख कमा रहे हैं। अब एक अपने माता पिता के साथ रहता है, वो डिपेंडेंट है। एक बच्चा जो है वो 1 लाख पूरा ही उड़ा सकता है, क्योंकि वो अपने पापा के साथ रहता है, पापा का बिजनेस है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक बच्चा है जिस पे जिम्मेदारी है, वो भी 1 लाख कमा रहा है। एक बच्चा है जिस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक है जिसके 3 बच्चे हैं, और एक है जिसने शादी नहीं करी। तो हर किसी की पर्सनल सिचुएशन अलग है। तो एक मापदंड नहीं बना सकते हम कि 1 लाख वाले आदमी को तो 40,000 जोड़नी है। अरे कैसे जोड़ेगा भाई? उसकी माँ बीमार है, कैसे जोड़ लेगा? उसकी बीवी बीमार है, वो कैसे जोड़ लेगा? उसका बच्चा नहीं मतलब उसको कोई तकलीफ है, या वो अपने बच्चे को एक महंगे स्कूल में पढ़ा रहा है, नहीं हो सकता। ये कोई जनरलाइज चीज़ है ही नहीं। और ये मैं 1 लाख कमाने वाले नहीं, ये जो 10 लाख कमा रहा है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया, आप लोग हंसेंगे, वो 10 लाख रुपए महीना उसके घर पे आता है, लेकिन वो 50,000 भी नहीं जोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ की 1 लाख की तो किट्टी चल रही है, वो उसके लिए अलग प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास एक बच्चा आया, आप सुन के वो करोगे, बड़ा उदास जी, बहुत परेशान। मैंने कहा भाई क्या इतनी तक? बोला मैं अपने पापा से बहुत दुखी हूँ भाई। मैंने कहा पापा से दुखी है? भाई तेरी तो इतनी 100 करोड़ की फैक्ट्री है। बोला सर मैंने आज पापा को कहा कि मैं मेबैक लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा S क्लास ले जा। मतलब उसको 2 करोड़ की गाड़ी भी कम लग रही है, क्योंकि उसको बाप ने 4 करोड़ की गाड़ी दी थी, तो उसका अलग तरीके का दुख है। मतलब हर आदमी के दुख की परिभाषा अलग है। ओह गॉड। किसी के पास ये दुख है कि मैं 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा, और किसी के पास ये दुख है कि मेरे बाप ने 4 करोड़ की जगह मुझे 2 करोड़ की गाड़ी दी है। मतलब कितना पेन है उसकी लाइफ, आप सोचो। सो एवरीवन हैज ए डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी के पास ये दुख है कि उसका मोबाइल नहीं चल रहा, और किसी के पास ये दुख है कि उसके पास टॉप का मोबाइल नहीं, उससे बट 1 है। ठीक है ना? तो ये समस्याएं सबकी
पर्सनल और व्यक्तिगत हैं। हर किसी का दुख अलग तरीके का है, तो हम किसी की जब दुख अलग है, कमाई अलग है, तो हम किसी को पर्सनलाइज भी नहीं कर सकते कि तेरा पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो डिफाइन किया है कि आप 2000 जोड़ो तो भी यही है, 10,000 जोड़ो तो भी ये, 10 लाख जोड़ो तो भी ये, 1 करोड़ जोड़ो तो भी यही है। आपका मेजर पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मीन देश की ग्रोथ में आप पैसा लगा रहे हो। देश ग्रो करेगा, म्यूचुअल फंड आपके ग्रो करेंगे। अंबानी जी की कंपनी ग्रो करेगी, आपके म्यूचुअल फंड ग्रो करेंगे। अडानी जी की ग्रो करेगी, आपके करेंगे। ये दोनों नहीं करके आईटी ग्रो करेगा तो आपके करेंगे, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड लगा रहे हो। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आप बेस्ट कंपनीज में पैसा लगा रहे हो। तो इसमें भी मैंने एक थोड़ा सा मॉडल बना दिया है कि आपका 10% से 15% पैसा लगना चाहिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। यानी कि ये पैसा गिरेगा भी कम, बढ़ेगा भी कम। तो एफडी से बेहतर रिटर्न, थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ गई, लेकिन बढ़ेगा भी कम और गिरेगा भी कम। अब आप 10,000 जोड़ें तो भी आपका 15%, यानी कि 1,500 हो गया। आप 1 लाख जोड़ें तो 15,000 हो गया। तो हम परसेंटेज में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि भाई इस मॉडल को फॉलो करोगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। अब जो भी आपकी सेविंग है उसका 30% पैसा आप मिड कैप फंड्स में लगाएं। मिड कैप फंड आज की छोटी मझोली कंपनी जो कल बड़ी बनने की क्षमता रखती है, ग्रोथ यहां पे ज्यादा बनती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो हमने थोड़ा सा रिस्क भी ले लिया, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, तो हमने मिड कैप में पैसा लगा दिया। अब बाकी का जो 10-12% है वो मैं स्मॉल कैप में लगा रहा हूं, यानी मैं रिस्क और बढ़ा रहा हूं। क्यों मैं रिस्क बढ़ा रहा हूं? और ये पूरा कैलकुलेटेड है। क्या है कि अगर मान लीजिए ये 10% पैसा मेरा डूब गया, तो ये बाकी का 10% कमा के देगा। मेरा पैसा लास्ट में कैपिटल तो सेफ रही। तो ये मैंने कर दिया। तो मेरा 15%, 30% और 15-10% पैसा यहाँ लग गया, यानी कि मैंने करीब 50 से 60% पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब उसके बाद मुझे 5 से 7 या 10% पैसा गोल्ड में डालना है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री जी ने मना किया है, अपील करी है कि मत लो, तो जब अपील खुल जाएगी तब ले लेना। तो आप 10% पैसा गोल्ड में लगा दें। अब गोल्ड में ज़रूरी नहीं है कि आपको सोना फिजिकल खरीदना, आप डिजिटल भी खरीद सकते हैं, बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, ETF भी खरीद सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू बाय गोल्ड। और नहीं तो सबसे अच्छा है कि घर की महिला को कुछ ज्वेलरी दिला दें, वो भी खुश, आपका भी काम हो गया। महिलाएं देती नहीं है ना सर बाद में। देखो, जिसके जरूरत पड़ती है, मैं तो कहता हूँ भगवान कभी ऐसा दिन ना दिखाए कि महिलाओं को गोल्ड देना पड़े अपना। हाँ। वो तो सिर्फ इनकमिंग होनी चाहिए, आउटगोइंग वहाँ होनी नहीं चाहिए। हाँ। भगवान कभी किसी को ऐसा गलत दिन ना दिखाए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो महिलाएं सबसे पहले आड़े वक्त में आगे भी खड़ी होती हैं। तो इसलिए अगर वो नहीं दे रही हैं तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन है कि भैया मैं अपना गोल्ड नहीं दूंगी, तुम जुगाड़ करो, तुम कमाओ। सो इट शुड बी टेकन लाइक दैट। मैं बहुत ज़िंदगी में पॉजिटिव व्यक्ति हूँ और मैं हर जगह आपदा में अवसर ढूंढ लेता हूँ। तो मैं इसलिए जो है ना, मैं इन चीज़ों, और सबसे बड़ी बात शालिनी, क्योंकि मैंने बहुत बुरा टाइम देख के मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे को जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, यार काले बादल हो रहे, बारिश होगी। अरे होएगी तो अच्छी बात है, एंजॉय करो, लेट्स हैव अ रेन डांस। लेकिन वो सोच रहा है कि मेरे 2 काम नहीं होंगे, मुझे कहीं जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। अरे भाई, सारे जैसे जाएंगे वैसे ही तू जाएगा। तो नेगेटिव लोगों से ना मैं कहता हूँ दूरी बना के रखो, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी दे ही जाने वाले हैं। ठीक बात। तो हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आ गए। थोड़ा सा पैसा हमने सोने चांदी में भी लगा दिया, 10-1%। तो हमारा 70-1% पैसा जो भी सेविंग है वो लग गया। अब 10% पैसा आप लगाएं बिटकॉइन में, जिसको कि आप सिप करें। अब वो बिटकॉइन भी हो सकता है, इथेरियम भी हो सकता है। बस ये जो छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स है ना, मतलब पेनी कॉइन्स हैं कि $1 में 1000 मिल जाते हैं, या 0.0000 करके कुछ है। अब वहां पे लोग सोच रहे हैं कि कल को ये $1 का हो गया तो मैं तो 100 करोड़ का हो गया। वो गायब कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो भाई आप ये सोचो कि ये कभी अगर इतना सस्ता है ही फॉर ए रीजन कि इसको कोई ले नहीं रहा है, और जब कोई लेगा तो आप नहीं कमा पाओगे, वो लोग कमा के चले जाएंगे जो बड़े होंगे। मुझे नहीं दिखा कि जो ये डॉज कॉइन है इसमें किसी ने कमाया हो, या ये ट्रम्प कॉइन आया था, या ये जो बहुत सारे लोग पिछले 7 साल से वो कुछ मोबाइल से वो कर रहे हैं, पाई हाँ, इनमें किसी ने कहा ये सब लॉस के धंधे हैं। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि अगर आपको
हजारों लाखों करोड़ कमाने होते तो आप अवतारित ही टाटा बिरला अंबानी क्या होते। और अगर आपके पास उतना पैसा आना है तो हो सकता है वो आपकी समोसे की ठेली से भी आ जाए। तो ये पॉजिटिविटी रखो कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम सिर्फ टॉप में ही रहने वाले हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ बिटकॉइन ही पता है जो $1 से $1.25 तक गया था। मेरे को ऐसा कोई पेनी स्टॉक या पेनी कॉइन नहीं पता जो $1 से $1000 भी गया हो। 1000 वाला एक आते तो मैंने कम से कम 10,000 से ज़्यादा कॉइन देख लिए हैं जो ज़ीरो होके ख़त्म भी हो गए और डीलिस्ट भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने इतना 70-80% पैसा लगा लिया, 5% या 10% पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करूं टू इंक्रीज माय स्किल सेट, जिसमें कि मैं कोई ऑनलाइन कोर्स कर लूं ताकि मैं एआई से अवगत हो जाऊं, मैं कंप्यूटर चलाना सीख लूं, मैं कोई ऐसी कोई भी स्किल, अब वो स्किल इंस्टाग्राम चलाना भी हो सकती है, कंप्यूटर चलाना भी हो सकती है, वो कैमरामैन भी हो सकता है। अब आप हो सकते हैं बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन कोई भी एक एडिशनल स्किल सीखने में कहीं बुराई नहीं है, क्योंकि वो कल को हो सकता है नौकरी ये चली जाए तो दूसरा तो अल्टरनेट हो ना हमारे पास। तो इस पे खर्च करिए। और 5 से 10% पैसा आप अपने को इंश्योरेंस पे खर्च करिए। अब आप कहेंगे कि इंश्योरेंस तो खर्चा है, ये तो सर आप हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस खर्चा नहीं है। कैसे है मैं बताता हूँ। अगर आज आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, क्योंकि मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहता, मैं अपने लिए ही बोलता हूँ। तो अगर मैंने मान लो लाइफ इंश्योरेंस पे पैसा लगा रखा है, कितना, अगर मैं हर साल 20,000 रुपये देता हूँ अपने बीमे पे, और मैं 20 साल से भी दे रहा हूँ, तो मैंने 4 ही लाख दिया, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरी बीवी को 2 करोड़ मिलेंगे। ठीक बात। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है या ये वो है? इंश्योरेंस को जो आप खर्चा समझते हैं वो खर्चा नहीं है, वो एक्चुअली आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। ये तभी मिलेगा जब एक्चुअली आपकी फैमिली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसे की, क्योंकि बाकी सारा पैसा तो आप कब ज़रूरत निकाल लोगे, ये पैसा आपके फैमिली वाले निकाल पाएंगे जब आप नहीं रहोगे। एक राय मैं अपनी इसमें अगर व्यूवर्स को दे दूं कि कुछ लोग जो टर्म इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं वो टर्म इंश्योरेंस की जगह यूलिप की तरफ जाते हैं, तो वो भी नहीं जाना ही बेहतर है। यूलिप तो लेना ही नहीं चाहिए। यूलिप तो 20 साल लोग देने के बाद भी लॉस में है। राइट, मतलब लोगों को लगता है हम नहीं मरे, मतलब लोग तो ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव आप सोच के। तो मैं तो कहता हूँ मरना ही नहीं है। लेकिन कहने का ये मतलब तात्पर्य है शालिनी कि मैं भी कोई अमर बेल बूटा खा के नहीं आया। हाँ। मुझे नहीं पता मैं अभी पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस पहुंच भी पाऊंगा या घर पहुंच भी पाऊंगा, क्योंकि दिस इज ऑल अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स। और ये हम अनसर्टेनिटी का ही तो जुगाड़ कर रहे हैं। वेरी ट्रू भाई, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट के आज मैं जब तक जीवित हूँ और कल को मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं इसका वो कर लूँ, नहीं तो मैं अपनी फैमिली के लिए ले लूँ। आज कोई भी व्यक्ति घर लेता है, वो क्या कहता है, भाई बच्चों के काम आएगा, सोना है चलो भाई बच्चों के काम आएगा, शादियों में लग जाएगा, आड़े वक्त काम आएगा। तो ये भी तो हम सब आड़े वक्त का ही जुगाड़ कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस भी आड़े वक्त ही है। ठीक बात। तो ये आप इस तरह से एक अपना मॉडल पोर्टफोलियो बना लें जिसमें इंश्योरेंस भी है, थोड़ा सा बिटकॉइन भी है, सोना चांदी भी है, देश के साथ आप देश की तरक्की पे भी पैसा लगा रहे हैं और अपनी स्किल सेट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आप लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएं। आप चलते चलते रैपिड फायर का ये टाइम है। इस प्रॉमिस के साथ ही मैं आगे बढ़ रही हूँ कि आपने मुझे पहले ही कह दिया कि हम नेक्स्ट टाइम क्रिप्टो के ऊपर ही एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि सर को छोड़ के मुझे कोई मिला ही नहीं आज तक। मैं अपने हर पॉडकास्ट में एक्सपर्ट से पूछती हूँ कि सर आप बताएं क्रिप्टो में जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं समझ आता। जाना चाहिए। मैं कभी भी देखिए, कोई भी नई चीज़ है उसके लिए आदमी को एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए। आप ये देखो शालिनी, मैं आपको इसको फिर से उदाहरण देता हूँ कि आज से 2 साल पहले मुझे तो सिर्फ इंस्टाग्राम यूँ स्क्रॉल करना ही आता था। मैं थोड़ी था इंस्टाग्राम पे। ये आज मेरी इतनी बड़ी फैमिली बन गई। हाँ। तो ये कैसे बन गई? और यकीन मानिए आज भी मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता। मेरी तो टीम है जो देखती है, मैं तो खुद स्क्रॉल करता रहता हूं। मैं आपकी फॉलोअर हूँ सर। थैंक यू। यूट्यूब और इंस्टा दोनों जगह। ठीक है। हाँ। हम आज से 2 साल पहले तक लोगों को देखते थे, हमने एक्सेप्ट की ना ये चीज़। ठीक बात। तो आप जब तक किसी भी नई चीज़ के लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रखेंगे और आप हर चीज़ को गलत बोलेंगे तो आपकी लाइफ में सही नहीं हो सकता। आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ पॉजिटिविटी। आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर एंड एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ हाउ थिंग्स ग्रो।
मैं तो गड्ढे से उठ के आया हूँ ना भाई, मेरी स्टोरी तो सबको पता है। मेरे तो जाके आप पिछले कोई से भी पॉडकास्ट देख लो, मैं तो एक वक्त ऐसा था कि रोटी खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। थोड़ा सा हमारे पॉडकास्ट में आपने बताया है इस बारे में। तो शालिनी, कहने का मतलब ये है कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए किस्मत से ज़्यादा विलिंगनेस चाहिए। आदमी को आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर स्किल सेट पैदा करना पड़ेगा। उम्मीद है इस पॉडकास्ट के बाद लोग समझेंगे। आध्यात्म और फाइनेंस का ऐसा कॉकटेल आज आपने बनाया था, मज़ा आ गया। अब मैं रैपिड फायर पे आगे बढ़ती हूँ, आपको एक शब्द में ही जवाब देना है। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग? सेलिंग। इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग। टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस? टेक्निकल। ठीक है। स्टॉप लॉस या पोजीशन साइज? स्टॉप लॉस। ओके। लेवरेज अपॉर्चुनिटी या ट्रैप है? ट्रैप है। सीरियसली? बिल्कुल। अब देखो एफएनओ में काम करने वाला मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपका रैपिड फायर है, मैं तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप छोटा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना। देखिए, सीधी सी बात है, लेवरेज का मतलब है कि आपने 1000-2000 रुपए दिए और आपने 2 लाख 3 लाख 5 लाख की पोजीशन बना ली। हाँ। अब अगर 5 लाख वाली चीज़ 0.5% भी गिरी तो आपके तो सुपड़ा साफ है। तो जो आपको लेवरेज के लिए पैसा दे रहा है वो एक्चुअली चाहता है कि आप लॉस लो, क्योंकि आपका लॉस किसी और का फायदा है। इट्स ए जीरो सम गेम। राइट। तो आपको लेवरेज इसलिए दी जा रही है कि आप, अगर मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ ये वर्ड यूज़ करने के लिए, कि आप अपनी औकात से ज़्यादा काम कर लें। हाँ। और जिसने भी औकात से ज़्यादा काम किया वो तो मरना ही है ना। आपकी अपनी एक कैपेसिटी है 100 रुपये की चीज़ करने के लिए, अब आप 1 लाख की कर रहे हो, 1 लाख वाली 99,990 आई या वो आई, तो आपकी तो कैपिटल पूरी ख़त्म हो जाएगी। वेरी ट्रू। तो वेन एवर यू प्ले एक्सीडेड टू योर लिमिटेशन तो मरना ही है ना। अच्छी बात ये जो मुझे समझ में आई कि लेवरेज लेके जो काम कर रहा है वो ये जानता है कि लेवरेज अगर ट्रैप है तो इससे बेहतर फिर कुछ हो सकता नहीं है। देखिए, मैं भी लेवरेज लेता हाँ, हूँ, exactly, लेकिन लेवरेज कितनी लेनी है ये बहुत बड़ा एक सवाल है। अगर मैं लेवरेज लेता हूँ तो हम तो 1x की जगह 1.2, 1.5 या 2x ले लेते हैं। अब 2x का मतलब है कि 50% अगर चीज़ गिर गई तब तक मेरा पैसा सेफ है, 51 गिरते ही मेरा भी सुपड़ा साफ है। तो देखिए, केवल लेवरेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवरेज के साथ पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड देन लेवरेज इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन लोग फिर वही वाली बात कि सिर्फ मलाई खाना चाहते हैं, नीचे का देखते ही नहीं क्या रखा है। ठीक है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? ये कहना कि मेरा सिर्फ ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में ही जाएगा, ये सोचना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट आपको क्या देगा ये किसी को नहीं पता, मुझे मार्केट को क्या देना है ये ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। यानी वेयर इज़ माई स्टॉप लॉस एंड वेयर आई विल डू एन एग्जिट, दैट आई शुड नो बिफोर आई टेक द ट्रेड। एक बड़ा ट्रेड या कई छोटे छोटे ट्रेड? कई छोटे छोटे। एक ऐसी ट्रेडिंग हैबिट जिससे हर ट्रेडर को तुरंत छोड़ना है? होप नहीं रखना ना। कर्म किए जा, फल की चिंता मत रख। ठीक है। एक दिन में कितने ट्रेड? स्टॉप लॉस लिए जा, ये मत सोच कि ये यहाँ से 5,000 जाएगा, जब जाएगा तब मैं दोबारा पकड़ लूंगा, अभी लॉस ले। एक अध्याय तो आप भी लिख सकते हैं। हाँ। गीता है ना। एक दिन में कितने ट्रेड्स आप बहुत ज्यादा मानते हैं? अगर आपका एक ट्रेड सही है तो मेरे तो कई ट्रेड ऐसे होते हैं जो 3-3 महीने तक चलते रहते हैं। मुझे रोज ट्रेड नहीं करना। मैं मार्केट में आया हूँ खुद पैसा बनाने। अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो मेरा ब्रोकर कमाता है, मैं नहीं कमाता। तो मुझे अपने ब्रोकर को नहीं कमाना, मेरे को खुद कमा के आपने कहा 25 स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो 25 होते हैं कई दफ़ा, लेकिन अगर एक मेरे को सही डायरेक्शन मिल गई तो फिर मैं उसको बैठा रहता हूँ जब तक कि वो दोबारा मुझे एग्जिट ना दे। शालिनी, मैं अपनी अकल नहीं लगाता। मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, समझिए आप बात को। अगर बीच में 25 गड्ढे हैं ना तो मैं वहाँ पे धीरे चलाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि घर से लेके लखनऊ तक 80 पे ही गाड़ी चलेगी। जहाँ 40 की ज़रूरत है वहाँ 40 चलाओ, जहाँ 120 की ज़रूरत है वहाँ 120 चलाओ, जहाँ 5 की ज़रूरत है, ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, वहाँ ब्रेक भी लगानी पड़ेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। 25 का 50 स्टॉप लॉस भी देने पड़ेंगे तो मैं दूंगा भाई, मेरे को कोई इसका वो नहीं है। देयर वॉज ए टाइम जब मुझे लगता था अरे यार लॉस हो गया। आज मैं सोचता हूँ भगवान की बड़ी कृपा है, मैं इतना अकल है मेरे अंदर कि जो 1 लाख का लॉस हो सकता है मैं तो 2,000 पे ही निकल गया ना।
ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ। अब आखिरी 2 सवाल जो कि बिटकॉइन को लेके है। बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक नए तरीके की चीज़ है और आगे चल के अरबों करोड़ों खरबों भी हो सकती है, लेकिन ज़ीरो भी हो सकती है। मैं साथ में दोनों बात कहता हूँ। बिटकॉइन को आप मानते क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एसेट? दोनों। एक चुनिए ना। इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, नई चीज़ें हमने सीखी। पिछली बार आपने कुछ कहानियां बताई थी, इस बार आपने बहुत सारे उदाहरण हमें बताए हैं, मज़ा आया। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। कौन सा उदाहरण आपको सबसे अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और धन्यवाद सर आपका। देखिए क्या होता है कि अगर मैं टेक्निकल चीज़ें बोलने लगूंगा तो हो सकता है कुछ आम लोग या कुछ लोग जो अभी नए नए आए हैं वो कंसेप्ट को समझ ही ना पाए। सी हमारा पॉडकास्ट करने का देखिए कोई कॉमर्शियल्स तो इन्वॉल्व है नहीं, ना आपने पैसे दिए ना मैंने लिए। तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैं कैसे पैसे दूँ? तो सवाल हमारा दोनों का एक ही है कि पीपल शुड लर्न समथिंग। तो मैं जितनी कोशिश होती है कि आसान भाषा में समझा सकूं, मैं उतने ही शब्दों का प्रयोग करता हूं। क्योंकि मैं देखिए जैसे मैंने बताया कि मैं तो डॉक्टरेट भी हूँ, तो आई कैन यूज एम्पल अमाउंट ऑफ टेक्निकल। हाँ, मैं ओपनिंग में बोलूंगी आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक वाधवा हैं, ये मिसिंग था इसके पहले हर बार। तो अच्छा प्रभाव वही है जो आसान शब्दों में ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जिस उद्देश्य से आप ये पॉडकास्ट कर रही हैं, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ, वो दोनों के लिए, और जो हमारी ऑडियंस जिस कारण देख रही है कि कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो उनको आसान भाषा में मिले। और अब मैं ये बता दूं कि भाई चार्ट में टेक्निकल्स ऐसे लगाना है और ये करना है, तो आधे लोग तो वैसे ही नहीं समझ पाएंगे, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग। और अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे मैं ये बात आपको बताऊं और पूरे अश्योरेंस के साथ बताऊं कि आपकी जो सोच है कि आप आसान भाषा में लोगों को समझाएं ताकि लोग समझें, तो आप उसमें सक्सेसफुल हैं। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग। और शालिनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। मुझे तो करें ही करें, लेकिन इन्हें भी करें, पहले इन्हें करें बाद में मुझे करें। थैंक यू सर। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।